ये आर्टिकल्स जो है हमारे ऑनलाइन शॉपिंग नेसेसिटी और क्रेजी टोटल आर्टिकल्स आपके यहाँ पे मैं 3 आर्टिकल आपको लगातार पढ़ाने वाला हूँ और तीनों आर्टिकल जो है हमारे यूपीएमएसपी के हैं 2026 पेपर के हैं, जहाँ पे आप पेपर में भी लगातार पढ़ रहे हैं। अगर आप चाहेंगे तो हमारे वीडियो आपको स्पेशल भी मिल जाते हैं, ठीक है। तो ये देखो क्या है इंट्रोडक्शन। सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग नेसेसिटी क्या होता है, क्रेज क्या है आज के समय में। तो आज के समय में ऑनलाइन शॉपिंग सबसे ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। अब तो लोग जो है मार्केट जाना ही नहीं पसंद करते, कुछ भी खरीदना होता है सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं और घर बैठे ही सामान मंगा लेते हैं। इससे लाभ भी होता है, लेकिन लाभ के साथ साथ कुछ महंगी भी चीज़ें मिलती हैं, कभी कभी चीज़ का लेवल क्वालिटी भी घटिया मिल जाती है। लेकिन हाँ, इसमें ऑप्शन भी होता है कि आप उसको एक्सचेंज भी कर सकते हैं, रिप्लेस करना आसान होता है, ठीक है। तो देखिए जरा ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब क्या होता है, बिल्कुल मैं इसको समझ के चलेंगे बिल्कुल बढ़िया से। तो देखो क्या है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन। ऑनलाइन शॉपिंग का इंट्रोडक्शन क्या है, तो हम सबसे पहले ऑनलाइन शॉपिंग के बारे में लिखने वाले हैं। ऑनलाइन शॉपिंग में क्या होता है, ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। ऑनलाइन शॉपिंग का फुल शॉर्ट फॉर्म होता है ई कॉमर्स। कॉमर्स मीन्स व्यवसाय होता है, व्यवसाय, ठीक है। तो ऑनलाइन शॉपिंग का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है, एक इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय होता है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग इन्वॉल्व्स allows consumers to directly purchase goods or services from the sellers। सेलर से डायरेक्ट परचेज करने के लिए ये अलाउ करती है कि उसको कंज्यूमर्स को, उपभोक्ताओं को, ठीक है, ओवर द इंटरनेट, ठीक है। उसके बाद में ऑनलाइन शॉपिंग इन्वॉल्व्स ब्राउजिंग ऑन एक ऑनलाइन स्टोर। ऑनलाइन स्टोर एक ब्राउजर होता है, ब्राउजिंग के माध्यम से करती है। सेलेक्टिव प्रोडक्ट होते हैं उसमें, एडिंग देम टू वर्चुअल शॉपिंग कार्ट्स, और उनको वर्चुअल शॉपिंग कार्ट जोड़ने के लिए भी ऑप्शन दिया जाता है। तो कैसे लिखोगे, ऑनलाइन इन दिस डे, इंट्रोडक्शन में क्या लिखना, इन दिस डे ऑनलाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनलाइन शॉपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। इन ऑनलाइन शॉपिंग मीन्स ई कॉमर्स, अर्थात क्या होगा हमारे पास इंटरनेट क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स हो जाएगा और ई कॉमर्स हो जाएगा, ठीक है। विच अलाउज द कंज्यूमर्स टू, ठीक है, बाई और परचेज ऑनलाइन मटेरियल्स फ्रॉम दी सेलर। सेलर से डायरेक्ट ऑनलाइन मटेरियल परचेज करने के लिए ऑप्शन देती है, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि ऑनलाइन शॉपिंग क्या करती है, इन्वॉल्व्स ब्राउजिंग, इट इन्वॉल्व्स ए ब्राउजर डाटा, ठीक है। ब्राउजर डाटा या सॉफ्टवेयर, इट मैक सॉफ्टवेयर, ठीक है, फॉर द कंज्यूमर्स एंड द सेलर्स के लिए सॉफ्टवेयर बनाती है, ठीक है। दूसरी बात सेलेक्टिंग प्रोडक्ट, वहाँ पे हम उस प्रोडक्ट सेलेक्ट करते हैं एंड एडिंग देम टू वर्चुअल शॉपिंग, और उनमें वर्चुअल शॉपिंग के लिए जोड़ देते हैं कार्ड के लिए। बहुत बढ़िया, आप बेहतर समझ के चलिए, समझिएगा ज़्यादा, क्योंकि इसको आप बना के आपको लिखना है, फिर रटोगे नहीं हम, रट भी सकते हो, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, सरल भी है। तो दूसरा 4 मैन कैटेगरी जो आप ऑनलाइन शॉपिंग कैटेगरी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर आप ये लिख देते हो तो आपके आर्टिकल में 4 लग जाते हैं। कैसे, 4 मैन कैटेगरी जो होती है, कौन कौन सी होती है, एक होती है बिजनेस टू कंपेरिजन, एक क्या होती है बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, ठीक है। एक होती है बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर हो गई, दूसरी बिजनेस टू बिजनेस हो गई, ठीक है, 2 हो गई। तीसरा नंबर होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, अब कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगी, ठीक है, अगली कंज्यूमर टू बिजनेस हो जाएगी। यानी कुल मिला के क्या होता है, C2C, C2B, B2C, B2B हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होता है कि ये ऑनलाइन शॉपिंग के 4 पेज होते हैं। देयर आर 4 पेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग। नंबर स्टेप फर्स्ट बिजनेस टू कंज्यूमर यानी B2C, फिर बिजनेस टू बिजनेस B2B, अगला कंज्यूमर टू कंज्यूमर यानी C2C, कंज्यूमर टू बिजनेस C2B, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं ऑनलाइन ई कॉमर्स, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ठीक है। तो स्टार्टिंग में हम क्या करेंगे, बिजनेस टू कंज्यूमर का मतलब होता है कि एक व्यापारी से डायरेक्ट कंपनी के माध्यम से सीधे उपभोक्ताओं के लिए जो प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, ठीक है। तो दिस मॉडल इन्वॉल्व्स बिजनेसेज सेलिंग प्रोडक्ट और सर्विसेज डायरेक्टली टू इंडिविजुअल कंज्यूमर्स, ठीक है। या कंज्यूमर के लिए क्या लिखोगे, इन दिस मैथड द कंपनीज सोल्ड देयर आइटम्स डायरेक्टली टू द कंज्यूमर्स। डायरेक्ट कंज्यूमर के लिए अपने आइटम सोल्व करते हैं, ठीक है। एग्जांपल्स में कौन हो सकता है कि ऑनलाइन रिटेलर होते हैं, जैसे अमेजोन चल रहा है, फ्लिपकार्ट चल रहा है, वॉलमार्ट चल रहा है, ये सारे क्या है ऑनलाइन प्ले स्टोर्स हैं, ऑनलाइन स्टोर्स हैं, कंज्यूमर स्टोर्स हैं, ऑनलाइन शॉप स्टोर्स इनको बोल सकते हो, शॉप स्टोर्स हैं, ठीक है। ये सब क्या होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है। आप अगर कोई भी शूज खरीदना चाहते हैं तो ये बड़ी दुकान से आपको डायरेक्ट कंपनी से आपको मिल जाएगा शूज, वही शूज कंपनी डायरेक्ट सेंड कर देगी। तो इसका मतलब होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, B2C, ठीक है। अगला होता है बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस से थोड़ा बड़ा मॉडल होता है, यहाँ पे कंज्यूमर नहीं आएगा, यहाँ पे हम और आप नहीं खरीद सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट एक बिजनेसमैन यानी कंपनी जो होती है, फैक्ट्री जो होती है, डायरेक्ट बड़े डीलर को लगेज देती है, ठीक है, वो केवल डायरेक्ट कस्टमर को लगेज नहीं देती है। इन दिस मॉडल कंपनी इंगेज इन ई कॉमर्स,
ठीक है, ट्रांजेक्शन्स विद अदर कंपनीज, अर्थात वन कंपनी, ठीक है, ट्रांसपोर्ट देयर लगेज टू अनदर कंपनी। कैसे लिखोगे, बिजनेस टू बिजनेस में इन दिस, क्या लिखेंगे, इन दिस साइट, ठीक है, वन कंपनी सेंड देयर मटेरियल टू अनदर कंपनीज, नॉट एनी कंज्यूमर्स, किसी अन्य कंज्यूमर को नहीं अपना लगेज बेचती है, दूसरी कंपनी को बेचती है। दिस कैन इंक्लूड सेलिंग रॉ मटेरियल्स, और इसके माध्यम से कच्चा माल भी भेजा जा सकता है, होलसेल गुड्स बहुत सारी वस्तुएं भेजी जा सकती है, सॉफ्टवेयर भेजे जा सकते हैं, सर्विसेज टू अदर बिजनेस, और ऐप किसी भी बिजनेस में मदद की जा सकती है। एग्जांपल्स में क्या होता है, अलीबाबा, इसके दो सॉफ्टवेयर है, एक अलीबाबा होता है, एक सैप होता है, ये दोनों क्या करते हैं, एग्जांपल्स है बिजनेस टू बिजनेस प्लेटफॉर्म के। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, पहले बिजनेस टू कॉमर्स में कौन कौन से हो सकते हैं, अमेजॉन हो सकता है, फ्लिपकार्ट हो सकता है, ये आपके लिए मोस्ट है, जिससे आप पेपर में बना के देखते हो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। ऑनलाइन शॉपिंग बहुत महंगा चले तो इस नंबर आ सकता है। तीसरा नंबर आता है कंज्यूमर टू बिजनेस। कंज्यूमर टू बिजनेस का मतलब क्या होता है, C2B यानी C2C होता है, ठीक है। तो कंज्यूमर टू बिजनेस ऐसा बिजनेस होता है जो डायरेक्ट कंज्यूमर बिजनेस को सेल कर सकता है। हमने अपने खेत में कोई चीज उत्पन्न की, हम डायरेक्ट बिजनेसमैन को भेज सकते हैं, ठीक है। सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू ईच अदर, इसमें कंज्यूमर दिस टाइप ऑफ कॉमर्स इन्वॉल्व्स इंडिविजुअल सेलिंग गुड्स और सर्विसेज टू ईच अदर ऑफन फैसिलिटीज बाय थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म, अर्थात ये बिजनेस, जैसे हमने क्या किया, हमारे खेत में कोई चीज़ उत्पन्न हुई, हमने डायरेक्ट बिजनेसमैन से संपर्क करके उसको जहाँ बिजनेसमैन बिक्री करता है, हम थर्ड पार्टी को भी ऐड कर सकते हैं। कैसे लिखेंगे, इन दिस प्लेटफॉर्म वी कैन ऐड थर्ड पार्टीज, ठीक है, अर्थात इंडिविजुअल कंज्यूमर्स कैन सेल देयर प्रोडक्ट्स टू द बिजनेस, क्या लिखेंगे, बिजनेसमैन और थर्ड पार्टी के लिए। जैसे क्या हो सकता है, ऑनलाइन मार्केट प्लेस लाइक ईवे होता है, इस्टे होता है, और OLX होता है। OLX में आप अपनी बाइक बेचना चाहते हो, अगर आप अपनी बाइक बेचना चाहते हो तो आप अपनी बाइक की फोटो खींचिएगा, वहाँ पे नीचे रेट डालेगा और आप उस पर OLX पे डाल दीजिएगा। डायरेक्ट OLX पे क्या होगा कि वो एक ऐसी साइट होती है, वो लोगों से संपर्क कराएगी, जब लोग उस पर सर्च करेंगे तो आपकी बाइक आएगी, और डायरेक्ट उस पर कंपनी भी हो सकती है, कंपनी भी वो बाइक ले सकती है, और नहीं तो दूसरा एक और है, कंज्यूमर्स भी उस बाइक को ले सकता है, ठीक है, या थर्ड पार्टी कोई बाइक को ले सकती है। तो ये होता है OLX हो गया, और ईबे हो गया, इंस्टा हो गया, इस्टे हो गया, ये सारे जो होते हैं ये प्लेटफॉर्म होते हैं किसके, कंज्यूमर टू बिजनेस के लिए होते हैं। तो समझ में आ गई बात। चौथा नंबर आता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, ठीक है। चौथा नंबर कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, C2B में क्या होता है, दिस मॉडल इज द रिजल्ट फॉर B2C का जस्ट अपोजिट होता है। बिजनेसमैन जो डायरेक्ट कंज्यूमर को बस बेचे तो B2C कहते हैं। इसमें C2B का मतलब क्या होता है कि कंज्यूमर अपने प्रोडक्ट जो होता है कि बिजनेस के लिए भेज दे, ठीक है। दिस कॉमन फॉर फ्रीलांसर्स एंड सर्विस प्रोवाइडर्स, अर्थात ये कॉमन होता है, बिल्कुल फ्रीलांसर्स होता है, सर्विस प्रोवाइडर, जैसे फ्रीलांसर बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। फ्रीलांसर में क्या होता है कि आपके खेत में जो चीज़ उत्पन्न होती है वो डायरेक्ट आप बिजनेसमैन को भेज सकते हो, ठीक है। फाइवर एंड अपवर्क आर गुड एग्जांपल्स, तीन होते हैं प्लेटफॉर्म, फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म कौन होते हैं, फाइवर और अपवर्क, ये सारे प्लेटफॉर्म ऐसे होंगे। इंडिविजुअल ऑफर सर्विस टू बिजनेस, अर्थात जहाँ पे जो होता है इंडिविजुअल, वो स्वयं इंडिविजुअल जो होता है वो बिजनेसमैन को देता है। तो देखो चार प्रकार के होते हैं। ऑनलाइन एजुकेशन आपने अभी तक नहीं पढ़ा हुआ होता, ऑनलाइन जो है ऑनलाइन शॉपिंग चार प्रकार का होता है। गिवर का होता है चार का, कौन कौन से होते हैं, सबसे पहले हमारे पास बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू बिजनेस होता है, बिजनेस टू कंज्यूमर होता है, फिर कंज्यूमर टू बिजनेस होता है, कंज्यूमर टू कंज्यूमर होता है, ठीक है। तो चार प्रकार के हमारे ऑनलाइन शॉपिंग होते हैं। अगला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट इससे क्या होगा कि आपको मिनिमम 1.5 पेज बढ़ जाएगा, हमें मिनिमम 2 पेज या 2.5 पेज तक का लिखना पड़ता है आर्टिकल्स, ठीक है। तो अगला जनरल ऑनलाइन स्टोर, कौन कौन से जनरल ऑनलाइन स्टोर होते हैं जो आप खूब जानते हो, मोबाइल पे आप लगातार यूज कर रहे हो, जैसे अमेजोन हो गया। अमेजन क्या है, बेस्ट मार्केट प्लेस है, ठीक है। सेलिंग एवरीथिंग फ्रॉम इलेक्ट्रॉनिक्स टू द बुक्स टू क्लोथिंग, अर्थात ये बुक से लेकर के क्लोथ तक सारी वस्तुएं बेचता है। अमेजन इज ए ह्यूज ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ह्यूज ऑनलाइन सेलिंग प्लेटफॉर्म बिकॉज इट सोल्ड एवरीथिंग सच एज इलेक्ट्रॉनिक्स टू बुक्स टू क्लॉथ्स, ठीक है। चाहे बुक्स हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, कुछ चीज बेचता है। बेलमार्ट भी क्या करता है, इट ऑफर्स टू प्रोवाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ परचेज ऑनलाइन से बिल्कुल सेम बना देंगे। एक्चुअली बेलमार्ट इज आल्सो वर्किंग एज अमेजन, इट आल्सो ऑफर्स पीपल टू बाई many things such as clothes, ज्वेलरीज एंड अदर इंपॉर्टेंट थिंग्स, ठीक है। फिर होता है टारगेट भी, जैसे अमेजन चलता है, फ्लिपकार्ट
ठीक है, ये सारे सेम लेवल होते हैं, इनको सेम आप लगा भी सकते हो। पॉपुलर ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स इन इंडिया सिमिलर इनटू अमेजन, बिल्कुल अमेजन के समान फ्लिपकार्ट, लेकिन आज अमेजन पीछे पड़ गया, फ्लिपकार्ट आगे लग रहा है। ठीक है, तो ये सारे जिससे हमारे किस लिए काम आते हैं, सब ऑनलाइन स्टोर है। यूजेज ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग से फायदे क्या क्या होते हैं? तो ऑनलाइन शॉपिंग सबसे बड़ी बात ये होती है कि शॉपिंग एनी टाइम एनीवेयर। क्या लिखोगे? नंबर 1, शॉपिंग एनी टाइम एनीवेयर। विद द हेल्प ऑफ ऑनलाइन शॉपिंग वी कैन शॉप एनीथिंग्स एनी टाइम एनीवेयर इन एनी प्लेस। ठीक है, इफ यू वांट, तो क्या होता है, ऑनलाइन स्टोर और अमेजन 24/7 आवर्स खुले रहते हैं। लाइक परचेज फ्रॉम होम, वर्क और ऑन द गो विदाउट नीड ऑफ ट्रेवल फिजिकल स्टोर्स। ना किसी फिजिकल स्टोर पे आपको जाना है, डायरेक्ट आप इसको कर सकते हो। ठीक है, अगला सेव टाइम्स है, तो अवॉइड ट्रेवल्स, यात्रा करिए आप, टाइम का बचत होगा, आपको बैटिंग नहीं करनी है, टाइमिंग की बचत होगी आपके लिए, ये सारा लाभदायक उसके लिए हो सकता है। ठीक है, अगला कंज्यूमर रिव्यूज में क्या होता है, रीड रिव्यूज। इसमें कंज्यूमर रिव्यूज, आप अगर जैसे आपने कोई चीज़ अगर खरीदी हुई है, अब आपको लग रहा है ये सही नहीं है, तो ऐसी अवस्था में क्या करेंगे आप उसी वस्तु को जो है उसके रिव्यू देख लेंगे। आप सबसे पहले कंज्यूमर कोई चीज़ खरीदते हैं तो आप रेटिंग देखते हैं, अगर उसमें रेटिंग अच्छे आ रहे हैं, कंज्यूमर्स रिव्यूज हो गए, जिन लोगों ने उपभोक्ताओं ने उसका उपयोग किया है उसके रिव्यू देते हैं, ये चीज़ प्रोडक्ट अच्छा था कि नहीं था, अगर वो अच्छा है तो सही है, नहीं अच्छा है तो छोड़ो उसको। ठीक है, तो कंज्यूमर रीड रिव्यूज राइटिंग फ्रॉम द अदरवाइज हेल्प मेक इन्फॉर्म्ड परचेज डिसीजन। तो आपका डिसीजन जो है क्लियर हो जाता है कि हाँ उचित है कि नहीं है। नो प्रेशर, आपकी इच्छा है तो आप खरीदिए, नहीं इच्छा है तो ना खरीदिए, कोई प्रेशर नहीं होता है। तो कैसे लोगों के सेविंग ऑफ टाइम होता है, क्या क्या पॉइंट हो गया, शॉप एनी टाइम एनीवेयर, दूसरा नंबर सेविंग ऑफ टाइम, तीसरा नंबर कंज्यूमर रिव्यूज, चौथा नंबर नो प्रेशर। ठीक है, अगला सिंप्लीफाइड गिफ्टिंग, इसमें बहुत सारे समय समय पर गिफ्ट भी आते रहते हैं, जैसे इजी रिटर्न्स इसमें होता है कि कोई भी मनी ऑनलाइन रिटर्न्स ऑफर्स स्ट्रेट फॉरवर्ड रिटर्न एंड रिफंड पॉलिसी, जिन लोग पर रिटर्न भी होता है, रिफंड पॉलिसीज भी होता है, डिस्क्रिप्ट परचेजेज भी होता है, अलाउ फॉर प्राइवेट एंड डिस्क्रिप्ट परचेजेज ऑफ द सर्टेन आइटम्स। वो परचेज के लिए जो है डिस्क्रिप्ट करते हैं, परचेज के लिए बिल्कुल कोई तनाव नहीं होता, उसमें आराम से आप उसमें खरीद सकते हैं। तो कुल मिला के आपको पढ़ना है, पूरा पड़ेगा, इनको बढ़िया से आप एक बार देख लीजिएगा, दोबारा एक बार इसका स्क्रीनशॉट लेते जाइए। मैं आपको बता रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है हमारे पास, ऐसा आर्टिकल, और ये भाषा आपको मिलना भी थोड़ा मुश्किल हो जाएगी, मैंने आपके लिए ही तैयार करके रखी है, बहुत ईजी भाषा है। तो ये आर्टिकल हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अगर 2 से 3 अगर आप वीडियो देख लेते हो तो आप स्वयं बना के नहीं, वो माना कि आप लिख सकते हैं, लेकिन उतना बेहतर नहीं आप लिख पाओगे। अगर आप इसको ध्यान से देख लेते हैं तो आप बढ़िया से तैयार करोगे। अगला आर्टिकल भी मैं आपको तुरंत बता रहा हूँ, इसी वीडियो में आपको सारे आर्टिकल मैं पढ़ाने वाले हूँ, 3 आर्टिकल जो हमारे 2026 UPMSP साइट पर आए हुए हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए इसका, फिर आगे बढ़िएगा, देखो ये स्क्रीनशॉट लीजिए, आराम से इसको आप लिख लीजिएगा बाद में। स्क्रीनशॉट लीजिए, और इसके बाद हमारा अगला आर्टिकल्स आएगा, उसको आप इसी वीडियो में बिल्कुल लगातार आप देखते रहिएगा, लगातार टोटल पढ़ के चलिएगा। अगला देखो क्या है, जब नेक्स्ट आर्टिकल देखो, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अगला आर्टिकल देखो क्या कह रहा है, इसको देखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 3 आर्टिकल मोस्ट है आपके लिए। नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग इन स्कूल्स, आता है स्कूलों में कैरियर काउंसलर की क्या आवश्यकता होती है। आज के समय में कैरियर काउंसलर की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है, क्योंकि आप किसी भी क्षेत्र में जब विद्यार्थी को कुछ जानते ही नहीं, इंटर के बाद विद्यार्थी कुछ पता नहीं उसको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो ऐसी अवस्था में कैरियर काउंसलर, आप तो जॉब भी गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी है, 25,000 सैलरी से स्टार्ट होने वाली है, और हर ग्राम पंचायत जो ब्लॉक होता है, हर ब्लॉक पर जो है कैरियर काउंसलर्स होंगे, तो वो हर प्रकार के आपको जो है लाभ फायदा कराएंगे, हर प्रकार की आपको जानकारी देंगे, जैसे कि जो रिलेशनशिप है, किसी से कैसे ट्रीट किया जाए, या बाई चांस आप पढ़ाई में आगे क्या करें, इंटर के बाद आपको क्या करना है, तो हर प्रकार के आपको राय देने के लिए लगातार तत्पर रहेंगे, उन्हें कैरियर काउंसलर्स कहा जाता है। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आज के समय में जो युवा लगातार जो है भूलता जा रहा है, उसे क्या करना क्या नहीं करना, बहुत परेशान है, तो ऐसी अवस्था में कैरियर काउंसलर की आवश्यकता होती है। तो देखो, कैरियर काउंसलर का मतलब होता है कैरियर को बताने वाले के लिए स्कूलों में भी कैरियर काउंसलर होने चाहिए, जो बच्चे को बता सके आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो ऐसी अवस्था में देखना जा, कैरियर गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज सिस्टमैटिक क्या होगा, प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग योरसेल्फ, अपने आप को समझना। क्या लिखिए, कैरियर गाइडिंग एंड काउंसलिंग इज ए सिस्टमैटिक प्रोसेस।
ठीक है, टू अंडरस्टैंड आवरसेल्व्स, अपने आप को समझने का एक बढ़िया सा प्रोसेस होता है। मेकिंग इन्फॉर्म्ड डिसीजन तैयार करना, निर्णय लेना अबाउट एजुकेशन एंड कैरियर्स, कैरियर और एजुकेशन के बारे में निर्णय लेना भी, ठीक है। एंड डेवलपिंग स्ट्रेटजी फॉर अचीविंग एकेडमिक एंड कैरियर गोल्स, और अचीविंग एंड एकेडमिक और कैरियर गोल को जो है अचीव करने के लिए जो है क्या करना, प्रयास करना, एक स्ट्रेटजी बनाना, योजना बनाना, ठीक है। तो कैरियर काउंसलिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, ठीक है। वी कैन नो अबाउट आवर सेल्फ विद द हेल्प ऑफ कैरियर काउंसलर्स, ठीक है। इन दिस वे वी कैन मेक आवर स्ट्रॉन्ग डिसीजंस such as education and careers, know about our education and careers field, ठीक है। और क्या, डेवलपिंग स्ट्रेटजीज फॉर द अचीविंग एकेडमिक एंड कैरियर गोल्स को प्राप्त करने का जो है एक लेवल बना सकते हैं, ठीक, कैरियर काउंसलिंग के माध्यम से। फिर आप लगाना कि बेनिफिट्स आप कैरियर काउंसलिंग के लिए बेनिफिट क्या क्या होने चाहिए, कौन कौन से क्यों होने चाहिए। तो सबसे पहले क्या बताता है, वो आपको सेल्फ डिस्कवरी सिखाता है। वो कहता है कि आप कुछ मत करिएगा, आप अपने आप की सुनिएगा, पहले अपने आप से आप बात करिएगा। तो वो सेल्फ बात करना सिखाता है। सेल्फ क्या हमारी आइडेंटिफाई हिडन स्ट्रेंथ, वो जानता है कि आपके अंदर क्या जो हिडन स्ट्रेंथ होती है, ताकत, उसको वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में। एप्टीट्यूड्स करता है, इंटरेस्टेड करता है, एंड पर्सनालिटी ट्रेट्स करता है। एक व्यक्तिगत व्यवहार करता है आपके साथ, अगर आपका पर्सनालिटी ट्रेट करेगा, एटीट्यूड से आपको शो कराएगा, और उसके बाद में आपको खुद की ताकत पहचानने का अवसर देगा, ठीक है। ये ही विल हेल्प टू रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, अपने आप को पहचानने के लिए, ठीक है। टू नो योर सेल्फ, अपने आप को जानने का अवसर देगा। दूसरी बात, सेल्फ इन्फॉर्मेड डिसीजन मेकिंग, वो आपको इन्फॉर्मेड डिसीजन मेकिंग आपको स्वयं निर्णय लेने के लिए योग्य बनाएगा। तो प्रोवाइड्स क्लैरिटी ऑन डाइवर्स कैरियर ऑप्शंस, जॉब मार्केट ट्रेंड्स, एजुकेशनल पाथवेज एंड रिड्यूसिंग कन्फ्यूजन एंड एंजाइटी, ठीक है। अर्थात वो क्या करेगा, प्रोवाइड कराएगा क्लैरिटीज को, आपकी जो भी समस्याएं होंगी उनको क्लेरिफाई करेगा, बिल्कुल स्पष्ट करेगा, आपको कैरियर को ऑप्शन देगा आपको, ठीक है। उसके बाद में जॉब मार्केटिंग ट्रेंड्स बताएगा आपको, एजुकेशनल पाथवे देगा, रिड्यूसिंग कंजम्पशन एंड एंजाइटी, और आपकी बेचैनी को खत्म करेगा, ठीक है। गोल सेटिंग प्लानिंग, वो आपके लिए गोल बनाएगा, एक प्लानिंग बनाएगा, प्लान के हिसाब से जो है आपके लिए लक्ष्य निर्धारित करेगा। कौन कौन से वो आपके लिए प्लान बना सकता है, डेवलप्स क्लियर एक्शनेबल गोल एंड स्ट्रेटजी फॉर एकेडमिक एंड प्रोफेशनल लेवल, ठीक है। आपके लिए माइलस्टोन्स देगा, कीपिंग इंडिविजुअल मोटिवेटेड, अर्थात वो आपको एक मोटिवेशन भी देगा, आपके लिए गोल सेट करेगा, ठीक है। ही विल हेल्प यू टू इम्प्रूव योर कंडीशंस अबाउट एजुकेशन वाले आपकी स्थिति सुधारने में मदद करेगा, एंड अचीव योर गोल्स, और आपको लक्ष्य प्राप्ति के लिए मार्गदर्शन करेगा, लेड यू टू अचीव योर गोल्स, अपने मार्गदर्शन के लिए आपको जागृत करेगा, ठीक है। फिर वो कैसा होगा, स्किल डेवलपमेंट वाला होगा, वो आपके अंदर स्किल दिखा देगा, ऑफर्स गाइडेंस ऑन नेसेसरी स्किल्स, आपका आवश्यक जो भी स्किल होंगे उनके लिए वो ऑफर देगा आपको, इंटरव्यू कोचिंग्स देगा, रिज्यूम राइटिंग देगा, नेटवर्किंग फॉर जॉब रीडिंग्स, अर्थात जो भी आप चीज़ नहीं जानते हो, जैसे आप क्या नहीं जानते हो, आप रिज्यूम राइटिंग नहीं जानते हो, रिज्यूम लिखना, तो आपको रिज्यूम लिखना सिखाएगा, आपको बताएगा कैसे लिखो, नेसेसरी स्किल्स, आपको आवश्यक जितने भी स्किल है सारे स्किल सिखाएगा। इंटरव्यू कोचिंग्स, आप कोचिंग में जाते हो, वहाँ इंटरव्यू देने जाते हो, क्या क्या आपसे पूछा जा सकता है, आपको वहाँ जाना है तो कैसे तैयार होकर जाना है, आपका लुक कैसा होना चाहिए, वो सारी चीज़ें वो आपको स्किल देगा, ठीक है। नेटवर्किंग फॉर जॉब रेडीनेस, और जॉब के लिए आपको तैयारी करेगा, ठीक है, तैयार करेगा। कॉन्फिडेंस बूस्ट, आपके बूस्ट को बिल्ड सेल्फ एक्यूरेंस बाय द वैलिडेटिंग चॉइस एंड प्रोवाइडिंग स्ट्रक्चर प्लान, वो आपको स्ट्रक्चर प्लान देगा, ठीक है। नोट्स ब्रेन वंडर्स करेगा, आपको मस्तिष्क को फास्ट करेगा, इन्वेस्ट फॉर एजुकेशन देगा, उसके बाद में प्रोफेशनल पर्स होगा, रॉ कंसल्टेशन होगा, ये सारी चीज़ें वो आपके साथ करेगा, आपको एक बिजनेस प्लानर बनाएगा, आपको क्या करेगा, प्रोफेशनल पर्स आपके अंदर उत्पन्न कर देगा, ठीक है। रॉ कंसल्टेशन, आप जैसे रॉ कंसल्टेंट रॉ एजेंसी जो होती है, एक वैसे रॉ कंसल्टेशन आपके अंदर कर देगा, ठीक है। करियर ट्रांजिशन सपोर्ट होगा, आपको क्या करना है, केवल इसके मीनिंग्स जो हेडिंग्स है वो समझ लेना बढ़िया से, ठीक है। करियर ट्रांजिशन सपोर्ट होगा, यानी असिस्टेंट इंडिविजुअल्स प्लानिंग करियर चेंज और नेगेटिव्स एंड नेविगेटिंग ऑब्स्टिकल्स लाइक जॉब लॉस, अर्थात वो आपकी जॉब लॉस अगर हो रहा है या कोई भी समस्या हो रही है उसके लिए आपकी मदद करेगा, ठीक है। फिर सेज AFT ऑनलाइन इवेंट्स फाइनेंशियल सर्विस, या सत्यमन क्या है,
सत्यमेवा सत्यमेव जयते इंटरनेशनल स्कूल्स वगैरह हैं, टॉप रैंकर्स हैं, तो जो टॉप रैंकर्स होते हैं उन सभी की मदद आपको टॉप रैंकर्स से बात कराएगा, आपको लेवल देगा उनका, ठीक है। तो इट विल हेल्प टू अचीव योर गोल्स एज ए टॉप रैंकर्स। टॉप रैंकर के रूप में आपको गोल प्राप्त कराने में सत्यमेव जयते के हिसाब से आपको मदद करेगा। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, जीवन में वो आपको हमेशा प्रयास करेगा कि तो ज़्यादा आपको सिखा दिया जाए। इन स्टिल ए माइंड सेट ऑफ कंटिन्यू लर्निंग, वो आपको लगातार सीखने के लिए आपको तैयार करेगा। एडेप्टेशन टू इन्वॉल्विंग जॉब डिमांड्स, वो आपकी जॉब डिमांड्स को भी बेहतर करेगा। नोट्स एपिस्टेमो विकास लर्निंग विकास लीडरशिप स्कूल्स, और लीडरशिप स्कूल्स में भी आपकी वो मदद करेगा। कैरियर लाइफ लॉन्ग लर्निंग का मतलब ही विल टीच यू टू मैथ योर लर्नर्स टू फॉर लाइफ लॉन्ग, अब जीवन भर के लिए आपको जो है पढ़ने के लिए योग बनाएगा। फिर क्या लिखेंगे आप लास्ट में, दो थ्रू दिस कैरियर काउंसलिंग स्टूडेंट्स कैन बिकम सेल्फ अवेयर। स्टूडेंट कैसे होता है, सेल्फ अवेयर हो सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग देयर ऑब्जेक्ट्स, अपने उद्देश्य सीख सकते हैं, इसके माध्यम से स्टूडेंट सेल्फ अवेयर हो जाएंगे, अपने जो अपने बारे में सीख सकेंगे। विच कैन हेल्प द माइक वेल इन्फॉर्म कैरियर रिलेटेड डिसीजन, को जो है मोस्ट बनाएगा, कैरियर डिसीजन लेने में मदद करेगा। विथ प्रॉपर गाइडेंस स्टूडेंट कैन ओवरकम द कन्फ्यूजन एंड सेट इनोवेट कैरियर गोल्स, जिसकी वजह से उनका कन्फ्यूजन दूर होगा, विद्यार्थी बढ़िया लक्ष्य की कर सकेंगे। तो ये आपके लिए आएगा, वहाँ पे ये 150 वर्ड्स में आपको लिखना पड़ेगा। तो आप नीड फॉर कैरियर काउंसलिंग के लिए इन स्कूल्स के बारे में आप समझ सकते हैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। सबसे सरल भाषा में जैसे मैंने समझाया, इसको 2 से 3 बार आप समझ लेना, आप बना के आराम से लिख दोगे। सबसे पहले हेड के जरूर याद करना, ठीक है। सबसे पहले इंट्रोडक्शन तो चलता है, इसके बारे में लिखना है। फिर की बेनिफिट्स फॉर कैरियर काउंसलिंग के लिए की क्या हो सकते हैं, सेल्फ डिस्कवरी बताएगा आपको, डिसीजन मेकिंग आपको बनाएगा, गोल सेटिंग बनाएगा, गोल प्लान बनाना आपको सिखाएगा, स्किल डेवलपमेंट सिखाएगा, कॉन्फिडेंस बूस्ट करेगा, आपकी एनर्जी बूस्ट करेगा। उसके बाद में क्या करेगा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग आपको सिखाएगा, ठीक है। ये सब चीज़ें आपको सिखाएगा, इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ेंगे। यहाँ से स्क्रीनशॉट लेना, ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा यहाँ से स्क्रीनशॉट लीजिए, बाद में ले लेना आराम से बैठ के, ठीक है। तीसरा ये हो जाएगा। एक आर्टिकल आओ, 3 आर्टिकल आए हुए और तीनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल है, इसलिए आपको बढ़िया से सीख के चलना है। तीसरा आर्टिकल भी आप पढ़ेंगे जल्दी, माई चाइल्डहुड फैंटेसी, अर्थात मेरे बचपन में क्या क्या होता है, मेरे बचपन के सपने, खुली आंखों से देखने वाला आर्टिकल आप पढ़ने वाले इसके बाद। तो देखो तीसरा आर्टिकल क्या कह रहा है, तीसरा आर्टिकल कह रहा है कि चिल्ड्रन माई चाइल्डहुड फैंटेसी माने होता है खुली आंखों स्वप्न देखना, खुली आंखों स्वप्न देखना चाइल्डहुड फैंटेसी होता है, ठीक है। जैसे आप चाइल्डहुड फैंटेसी के अंतर्गत कई चीज़ें आती हैं। जैसे आप लोग अगर बात करो कि बच्चा नाटक कर रहा है, बच्चा ड्रामा कर रहा है, स्कूल में भाग ले रहा है, तो वो भी चाइल्डहुड फैंटेसी होता है। अपने आप को जो बोलना सीखेगा, एकदम खड़ी बोली की बात करेगा, रावण बनेगा तो हाँ हंसना सीखेगा। तो इस तरीके से जो होता है, या मार्गदर्शक, एक मार्गदर्शक बनेगा, लीडर बनेगा सभी का, ठीक है। तो ये सब चाइल्डहुड फैंटेसी होती है। ये सब चीज़ें बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है, जिससे वो अपने उद्देश्य भी समझते हैं, समाज के बारे में जानते हैं, उनका लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट होती है, भाषा, उसके बाद उनका सोशल एक्टिविटीज बदलती हैं, समाज के क्रियाकलाप बदलते हैं। तो ये सब चीज़ें इनकी इसी वजह से बदलती हैं, ठीक है। तो देखिए क्या होता है इसमें, चिल्ड्रन लर्न टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, यूज सिंबल्स एंड एक्सप्रेस देयर आइडियाज इन यूनिक वेज। अर्थात बच्चे जो होता है अपने लिए लर्न, ठीक है, लर्न टू थिंक एब्स्ट्रैक्टली, अलग अलग विस्तृत रूप से सोचने के लिए भी अलग प्लान बनाते हैं, सिंबल्स अलग यूज करते हैं, और एक्सप्रेस देयर आइडियाज, अपने आइडियाज अलग अलग तरीके से अपनाते हैं। Enhancing social skills through role playing sceneries, सबसे बड़ी क्या लिखेंगे, the most important way to learning for children is social role playing, ठीक है। Children develops essential social skill such as communication, empathy and cooperation। अर्थात जो रोल प्ले जब बच्चे करते हैं तो रोल प्लेइंग में क्या क्या सीखते हैं, बहुत सारी चीज़ सीखते हैं। कौन कौन सी चीज़ सीखते हैं रोल प्ले में, इस नाटक होता है, तो नाटक में हम क्या क्या सीखेंगे, कम्युनिकेशन सीखेंगे। कम्युनिकेशन में होता है संवाद, क्या होता है, संवाद होता है,
संवाद सीखेंगे, एम्पैथी सीखेंगे, सहानुभूति होती है, कोऑपरेशन होता है, यानी सहयोग होता है, सहयोग एक दूसरे का, ठीक है, ये सब चीज़ें सीखते हैं। यूजेज ऑफ फैंटेसी, फैंटेसी के लाभ क्या है? तो सबसे पहले तो हमने यही बता दिया कि वो आपके इमेजिनेशन को, आप कल्पना को, क्रिएटिविटी को बूस्ट करता है। इट बूस्ट योर इमेजिनेशन एंड क्या होगा, क्रिएटिविटी, ठीक है सर, कल्पना को। तो ये क्या होगा, एंट्री न्यू वर्क, encourage innovative thinking and problem solving essential for future inventors and thinkers। अर्थात वो क्या करता है, फ्यूचर इन्वेंटर्स जो भविष्य के खोजकर्ता होते हैं या सोचने वाले थिंकर्स होते हैं, उनके लिए वो क्या करता है, एक बढ़िया सा जो है बूस्टर का कार्य करता है, बूस्टर डोज का फैंटेसी कार्य करती है, ठीक है। दूसरी बात क्या होगी, एक्सपेंड्स वोकैबुलरीज एंड कॉम्प्रेशंस, बहुत बड़े बड़े संवाद सीखता है बच्चा उनसे, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स प्लॉट एंड न्यू कॉन्सेप्ट इज फैंटेसी स्टोरीज कीप किड्स एंगेज टू इम्प्रूव लैंग्वेज स्किल्स। क्या लिखेंगे कि मैनी कॉम्प्रेशंस एंड कम्युनिकेशंस टीचर्स देम, ठीक है, लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट, ठीक है, लैंग्वेज स्किल डेवलपमेंट उनका बढ़ाते हैं। इन्हें क्रिटिकल थिंकर्स वो बेहतर सोचते हैं कि हाँ आप इसको वैसे करना चाहिए, राजा को अब क्या करना चाहिए, तब क्या करना चाहिए, ये सब चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, एल्गोरिथम एंड मोरल डिलेमास, वो सब इसके माध्यम से क्या सीखते हैं, एल्गोरिथम सीखते हैं, मोरल डिलेमास सीखते हैं। इन फैंटेसी हेल्प चिल्ड्रन एनालाइजिंग राइट वियस रॉन्ग, अच्छे और बुरे की पहचान सीखते हैं। इन दिस क्या लिखेंगे, इन दिस फैंटेसी द चिल्ड्रन लर्न, ठीक है, राइट एंड रॉन्ग आइडियाज फॉर देयर डेली रूटीन्स के लिए, ठीक है। अंडरस्टैंड डिफरेंट पर्सपेक्टिव्स, अलग अलग चीज़ें सीखते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट और क्या क्या लाभ इनको हो सकता है, तो डेवलप्स एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स सीखते हैं, एम्पैथी सीखते हैं, रोल प्ले, फैंटेसी से रीच, टीचर कोऑपरेशन सिखाती है, कम्युनिकेशन सिखाती है, अंडरस्टैंडिंग अदर फीलिंग्स, दूसरे की फीलिंग को समझना सिखाती है, ठीक है। ऑफरिंग रिलैक्सेंस देते एस्केप, फैंटेसी प्रोवाइड ए मेंटल ब्रेक फॉर फ्रॉम डेली स्ट्रेस, तनाव से दूर करती है, प्रोमोटिंग रिलैक्सेंस और रिलैक्स देती है, व्यक्ति को रिलैक्स प्रदान करती है और उसके बाद उनका तनाव दूर करती है। ये सब चीज़ें आप कहा सकते हो। नाटक होता है तो नाटक में बच्चे बहुत हंसते हैं, नाटक को देखती हूँ तो उसका तनाव स्ट्रेस दूर होता है, ठीक है। एड्स इमोशनल प्रोसेसिंग और इट हेल्प्स क्या चिल्ड्रन क्रिएटिंग फ्रेमवर्क्स टू अंडरस्टैंड एंड वर्क विद कॉम्प्लेक्स इमोशन और लाइफ चेंज के बारे में भी उनकी मदद करती है। तो ये सब चीज़ें क्या करती है, फैंटेसी जो है उनकी मदद किया करती है। दूसरी बात है, इट में हैव सम चिल्ड्रन डेवलप बेटर सेल्फ रेगुलेशन स्किल, उनका सेल्फ रेगुलेशन स्किल भी बढ़िया बनाती है। इट माइट इवन एनहेंस देयर वर्किंग मेमोरीज परफॉर्मेंस एंड अंडर सम कंडीशंस हेल्प देम डिस्कवर क्रिएटिव सॉल्यूशंस फॉर द प्रॉब्लम्स, अर्थात वो उनके लिए एक सॉल्यूशन क्रिएट करता है फॉर प्रॉब्लम्स, किसी भी समस्या को हल करने का उनके अंदर तरीका आ जाता है। तो फैंटेसी जो होती है वो बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है। बढ़िया से इसको आप समझिए, बस यही आपको बना के उसमें लिखना है, ठीक है। तो एक बार इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ये हमारा 30 आर्टिकल है जो पेपर में इस बार आया ही हुआ है, और 3 आर्टिकल बढ़िया है। एक बाय चाइल्डहुड फैंटेसी हो गया, और दूसरा आपका कैरियर काउंसलर के लिए हो गया, ठीक है, और पहला ऑनलाइन सेलिंग, ठीक है, ऑनलाइन परचेज मोस्ट इंपॉर्टेंट। सारे आर्टिकल बढ़िया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। बस इतना ही है, केवल 150 वर्ड्स में, इसीलिए हम इसमें हेडिंग ज़्यादा डालते हैं। आप इसको जब कुछ हेडिंग अपने अलग पास से भी लिख सकते हो, बाद बाकी इनकी हेडिंग याद कर सकते हो, तो इससे आपको बहुत आसानी हुई। हेडिंग में केवल 2-3 लाइनें लिखी जाती है, इसके अलावा ज़्यादा नहीं लिखा जाता है। तो ये हमारे 3 आर्टिकल्स हो गए। इसके बाद आगे भी पेपर में बहुत कुछ लगातार आप पढ़ते जाएंगे। नेक्स्ट देखिए क्या होता है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या आएगा, 10 नंबर का आएगा। जैसे कि एक आर्टिकल्स राइटिंग, आर्टिकल फिर आता है रिपोर्ट राइटिंग। वैसे ही अगर आप रिपोर्ट लिखना है, नहीं लिखना तो लेटर लिखना है। हमारे पास लेटर आया हुआ है, क्या लेटर लिखना है इसको बढ़िया समझ के चलना। लेटर कठिन भी आ सकता है, इसलिए बढ़िया से पढ़ के चलो जिस तरीके से आप वहाँ पेपर में लिखेंगे। लेटर में आपको युवा रुचि और रवि, आप रुचि है तो रवि को भी चाहे रवि लिखेंगे तो ही लिखेंगे, रुचि लिखेंगे सी लिखेंगे, ठीक है, अच्छी ध्यान रखिएगा। रिजाइडिंग 813 13 नंबर में रह रहे, पार्क एवेन्यू कॉलोनी में रह रहे हैं, न्यू दिल्ली में रह रहे हैं। ये एड्रेस दिया गया है, तो एड्रेस को सबसे पहले लिखा जाता है। जो आप वहाँ पे देखे वही आपने यहाँ लिख दिया, क्या 13 पार्क एवेन्यू कॉलोनी न्यू दिल्ली, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डेट डाल दीजिएगा, जो भी आप डेट वहाँ पे पेपर में डाल देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे चाहे जो आप डेट डाल दीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले एड्रेस, तो लेटर लिखते हैं, एड्रेस हो गया, एड्रेस के बाद डेट हो गया। अब डेट पर करना क्या है, लेटर टू एडिटर ऑफ नेशनल डेली शोज योर कंसर्न टू वार्ड्स ग्रोइंग लिंग्विस्टिक टॉलरेंस
इन कंट्री, अर्थात भाषाई सहिष्णुता, जो भाषाई कई प्रकार की भाषा विविधता बढ़ती जा रही है, उसके बारे में जो है न्यूज़पेपर में आपको प्रेरित कराना है, न्यूज़पेपर की तरह माध्यम से लोगों का ध्यान आकर्षित करना। तो कैसे आप लिखेंगे उसमें डेट डाल दिया, डेट के बाद फिर आप एडिटर को लिख रहे हैं, ठीक है। द एडिटर टाइम्स ऑफ द इंडियन न्यू डे, टाइम्स हो या हिंदुस्तान टाइम्स हो या उसके बाद में अमर उजाला हो, दैनिक जागरण, चाहे जो आप एडिटर का नाम डाल लेना। सब्जेक्ट क्या होगा, तो सब्जेक्ट यहीं से मिल जाता है, जब आप सब्जेक्ट यहाँ पे डालेंगे तो सब्जेक्ट यहाँ से डालेंगे, ठीक है। एडिटर ऑफ ए नेशनल डेली टू शो, बस यहीं से मिलेगा, टू शो यहाँ से, ठीक है। योर कंसर्न टूवर्ड्स ग्रोइंग लिंग्विस्टिक इन द कंट्री, ठीक है, यहाँ से टू शो योर से लेकर के जैसे ये सारा यहाँ पर सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट वही मिल जाता है, ठीक है। डियर सर या मैडम, जिसके भी हवाले में आप लिख रहे हैं उसके बाद डियर सर या मैडम आपको लिखा देना। फिर आप कैसे लिखते हैं इसको आप देखना। तो एस्टिमेटेड कॉलम्स ऑफ योर बाइलिंग वीक न्यूज़पेपर, आपका अत्यधिक पढ़े जाने वाले अखबार के कॉलम स्तंभ के माध्यम से आई विश टू ड्रॉ द अटेंशन ऑफ द पब्लिक, मैं जनता का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ, एंड कंसर्नेड अथॉरिटीज टू पॉइंट, और अथॉरिटी को जो है उसके लिए अलार्मिंग राइजिंग करना चाहता हूँ लिंग्विस्टिक इंटॉलरेंस अक्रॉस द डाइवर्स नेशन। आज विविध राष्ट्र में जो है लोगों को भाषाई कौशल के बारे में विचार करने की योग बनाना चाहता हूँ। इंडिया इज ए सेलिब्रेटेड, फिर आप उसके बारे में लिख डालेंगे टोटली भारत में जो है बहुत ज़्यादा कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं, और इतनी बार की विविधता के होते हुए भाषा कोई राष्ट्र भारत की कोई राष्ट्रीय भाषा नहीं है। इन सब के बारे में हर व्यक्ति चाहता है, कोई चाहता है इंग्लिश चाहता है, उर्दू भाषा हो या अलग अलग भाषा आप टोटली सुनेंगे। तो इंडिया इज सेलिब्रेटेड फॉर इट्स रिमार्केबल लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, भारत जो है विशेष रूप से जाना जाता है अपने भाषा बदलाव के लिए। विद काउंटलेस लैंग्वेज, अनंत भाषाएं उसमें, डेलीगेट्स फॉर्मिंग टू रिच कल्चर फैब्रिक ऑफ अवर सोसाइटी, और हमारे साथ बहुत सारे कल्चर्स, मैनी कल्चर्स हैं। हाउ रिसेंट ट्रेंड्स शो ए वरिंग टेंडेंसी टू एस्टेब्लिश वन लैंग्वेज, तो फिर सुपीरियर कैसे हो सकती है, वन लैंग्वेज को सुपीरियर बनाने के लिए भारत में बड़ी समस्याओं का सामना हो रहा है। इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू मेक इंडियाज वन लैंग्वेज इज ए सुपर लैंग्वेज बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यू लुक डाउन अपॉन द स्पीकर्स ऑफ अदर रीजनल लैंग्वेज, अर्थात हर स्पीकर जो है अपने अपने क्षेत्रीय भाषा बोलता है। देयर एटीट्यूड्स क्रिएट अननेसेसरी डिवीजन एंड फ्रिक्शन अमंग सिटीजन्स, ठीक है। फिर होता है लैंग्वेज शुड बी ब्राइट फॉर कम्युनिकेशन, हालांकि संवाद के लिए एक लैंग्वेज अलग होनी चाहिए, नॉट ए बैरियर दैट फील कन्फ्लिक्ट, ऐसा नहीं है कोई भी भाषा चल जाएगी, ठीक है। एवरी रीजनल लैंग्वेज इज रिप्रोजिटरी ऑफ यूनिक हेरिटेज एंड ट्रेडिशंस, हर रीजनल लैंग्वेज जो क्षेत्रीय भाषा होती है उनकी हेरिटेज होती है, विरासत होती है, बट इट्स डेवलेशन इज लेस फॉर इंटायर नेशंस। Promoting one language at the cost of marginalizing other goes against the constitutional spirit of the spirit of unity in diversity, ठीक है। I appeal to the government to ensure equal respect and opportunities for all native languages, and I urge citizens to embrace the linguistic pluralism that make India truly unique. In educational institution and media platform must actively promote mutual respect for all linguistic identities, ठीक है। फिर उन्होंने thanking you for providing space for this crucial matters, अर्थात ये महत्वपूर्ण मैटर के लिए आपने जो हमारे लिए प्रोवाइड स्पेस दिया है, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इतना आपको लेटर में लिखना पड़ता है। तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको, यहाँ पे कम से कम बहुत सारा आपको लिखना है। देखो आपको सामने दिख रहा होगा, मैं आपको इसको और थोड़ा सॉल्व करूँ ताकि आप देख सकें। ये है हमारा आर्टिकल, ठीक है। थैंक यू लास्ट में बोल देना है, इतना आपको इस टाइप से आपको लिखना है, बढ़िया बढ़िया आपको अलग भाषा में लिखना है। इसमें टोटल इसके बारे में मिनिमम आपको 2 से 3-4 स्टेंजा छोटे छोटे बनाने हैं, इससे स्टेंजा से आपको अच्छे नंबर भी मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी नोट कर लीजिएगा, ये बढ़िया है। किसके लिए बोला गया है, इन्होंने बताया कि भारत में बहुत सारी भाषाएँ हैं, और मेरा मानना ये है कि हर भाषा को समान अधिकार मिलना चाहिए, और हर भाषा को जो है बराबर सम्मान दिया जाना चाहिए। लेकिन फिर भी हमारे भारत की कोई एक भाषा होनी चाहिए जो हमारे एक कार्यकाल प्रणाली में कार्य कर सके या कार्य प्रणाली में जारी रह सके, जिससे एक भाषा, चाहे वो हिंदी हो या वो इंग्लिश हो, एक भाषा होनी चाहिए ताकि हमारे भारत को विशेष रूप से जाना जा सके। तो इसी के बारे में उन्होंने बताया हुआ है। बेहतर इसको 2 स्क्रीन शॉट आप लीजिए, क्वेश्चन का भी स्क्रीन शॉट लीजिएगा, हालांकि क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। उसके बाद ये रहा, यहाँ से स्क्रीन शॉट लीजिए, बहुत सरल सी भाषा में लिखवा रखा है, इसको आराम से मैंने समझाया हुआ है, कैसे आप बना के उसको लिख सकते हो।
ठीक है। तो फिर उसके बाद में इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। तो कम्युनिकेशन की भाषा एक होनी चाहिए, जो भी है मैं संवादिक भाषा जो है वो एक होनी चाहिए। उसके बाद ये स्क्रीनशॉट लीजिए, बस हो गया। थैंक यू। इसीलिए 10 नंबर चाहे तो आप ये लेटर कर दीजिएगा, अगर आप लेटर नहीं करते हैं तो फिर आपको एक रिपोर्ट करना पड़ता है। जैसे ये रहा हमारे पास एक रिपोर्ट है, तो ये लेटर ही है। अगर आप दोबारा लेटर लिखते हैं, अगर उसकी भाषा नहीं समझ में आए तो ये लिख दीजिएगा। इसको ब्रांच मैनेजर को लिखना है, आपका एड्रेस भी है 17 सरोजनी नगर वाराणसी, ठीक है। यहीं से आप लिख देना, ठीक है। सुब्रत, आप चाहे आप सुबह है या सुब्रत है, कोई भी है, ठीक है। बैंक के लिए इन योर necessity to complain against the non-functional passbook printing machine, अर्थात पासबुक प्रिंटिंग मशीन आपके बैंक में बढ़िया काम नहीं कर रही है, आपकी पासबुक प्रिंट नहीं हो पा रही, इसीलिए आप बैंक मैनेजर को आप लेटर लिखेंगे। तो कैसे लिखेंगे कि मैंने बड़ा प्रयास किया, कई बार मैं आपके बैंक में आया, मुझे अपने पासबुक डाटा टाइप करवाना है मैंने, परंतु जब भी मैं आया तो बैंक में हमेशा मैनेजर ने हमसे यही बोल दिया कि पासबुक जो है कैसे नहीं बोला कि पासबुक कार्य नहीं कर रहा है। तो इस तरीके से मुझे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मैं आई वांट टू नो माई डिस्क्रिप्शन से अबाउट दी मनी के बारे में ब्यौरा जानना चाहता हूँ, और इसलिए मुझे अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता था। मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि जल्द ही मशीन को सही कराया जाए। बस कहो कि थैंक यू। तो देखो यहाँ कैसे मिल रहा है, सबसे पहले एड्रेस सही मिल जाएगा आपको, आपने लिख दिया, ठीक है। डेट डाल दिया, डेट के बाद में द ब्रांच मैनेजर लिखना है, द ब्रांच मैनेजर, सब यही लिखना है एक ही साइड में, इस साइड में मत लिखना, ठीक है। उसके बाद फिर डालना नेम ऑफ द बैंक, जो भी बैंक का नाम, SBI, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या आर्यावर्त ग्रामीण बैंक, जो भी हो, इलाहाबाद बैंक हो गया, ठीक है। उसके बाद भी क्या करेंगे आप, जो भी एड्रेस हो, लंका ब्रांच जो सी ब्रांच है, ठीक है, जो भी ब्रांच है उस ब्रांच का नाम लिख दिया। बनारस पिन कोड डाल दिया, पिन कोड जो भी वहाँ का वो आपके एरिया का हो, अपने एरिया का, जैसे हरदोई डाल दिया 24/11 चाहे जो डाल दीजिए, ठीक है। सब्जेक्ट क्या डालना है, तो सब्जेक्ट हमारा हमेशा यहीं से पूरा जाता है, सब्जेक्ट में लिख देना यहाँ से, ठीक है, टू कंप्लेन, यहाँ से लिखेंगे टू कंप्लेन अगेंस्ट द नॉन फंक्शनल मशीन के बारे में, ठीक है, इतना लिख देना है। डियर सर या मैडम, बस बार बाकी IMN अकाउंट होल्डर्स एट योर एस्टिमेट ब्रांच, मैं आपकी ब्रांच में अकाउंट होल्डर हूँ। अकाउंट नंबर डाल देना, जो भी नंबर होने 12 से 14 का अकाउंट नंबर लिख देना। इन राइटिंग टू एक्सप्रेस माई सीरियस कंसर्न regarding the continuous issue with the passbook printing machine installed in your branch. I wanted to inform you that your branch, the passbook printing machine in your branch is not working well. इसके बारे में आपको सूचना देना चाहता हूँ कि वो अच्छे से कार्य नहीं कर रही है, ठीक है। दूसरी बात उन्होंने क्या बताई, for nearly a month this machine has been functional only sporadically whenever I or other customers visit the branch to update our passbooks. The machine is almost always displaying and out of service. अर्थात जब भी कोई भी व्यक्ति जाता है आपके ब्रांच में, मैं जाता हूँ या कोई कंज्यूमर जाता है, तो ये हमेशा बताती है कि आउट ऑफ सर्विस मैसेज। Consequently, customers are forced to either wait in long queues, लोगों को कतार में लगना पड़ रहा है, और relying on staff assistance, और स्टाफ असिस्टेंट से बात करनी पड़ रही है, who due to their excessive workloads cannot providing the manual updates, leading the significant wastage of the valuable customer time. So अगर कस्टमर टाइम बहुत अधिक खराब हो रहा है, जिसकी वजह से बड़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। Into the inability of regulatory update passbook creators a major inherence of the tracking financial records, especially senior citizens, जो बूढ़े बड़े लोग होते हैं, सीनियर सिटीजन है, उनको बड़े कष्ट से उठाने पड़ रहे हैं, एंड स्मॉल बिजनेस ओनर को बड़ी समस्याओं का सामना करना। many small business owners are facing these problems, ठीक है। Look up to date transaction details often causes uncertainty in financial planning and reconciliations, ठीक है। I humbly request you to that treat this matter with the urgency and ensure the immediate repair the existence machine of or its replacement। या जल्दी ही उस मशीन को आप सही कराएगा। मैं जानता हूँ कि आप जल्दी ही इस विषय पर सोचिएगा, थिंकिंग अबाउट दिस मैटर एंड रिप्लेस दिस मशीन, और क्या होगा, एड रिपेयर दिस मशीन, ठीक है। तो उसको सही कराइए, न्यू और फुली ऑटोमेटिक मशीन लगाइएगा। दिस एक्शन इज वाइटल फॉर द कंज्यूमर इंश्योरिंग बेसिक कस्टमर्स
मार्क्स, ठीक है। थैंकिंग यू फॉर योर प्रॉम्प्ट अटेंशन, ध्यान देने के लिए धन्यवाद, ठीक है। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू द परमानेंट सोल्यूशन, ठीक है। और फुल्ली इसमें क्या लिखा जाता है, और फुल्ली लिखा जाता है, जो भी नाम हो, कॉन्टैक्ट नंबर, मोबाइल नंबर डाल देते हैं, ठीक है। मोबाइल नंबर से डाल के फोन संपर्क कर सकता है, तो बहुत बेहतर है। इसको बढ़िया समझ लीजिए, 10 नंबर का आता है, या तो आप उससे कर दीजिएगा, नहीं तो आप ये क्वेश्चन करिएगा, ठीक है। आजकल से दो लेटर आएंगे, दोनों से आपको एक लेटर करना हो तो जो आपको ईजी लगे। हालांकि एक चीज़ ध्यान रखिएगा, इंटर का लेटर है, इसमें कम से कम आप 3 स्टेंजा में लिखिएगा इसको, मिनिमम 1 से 1.5 पेज का लेटर आपको लिखना है, ठीक है। कुछ भी लिखो आप उसमें उसके हिसाब से बना के लिखिएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट इसका ले खींचिएगा। बाद में इसको आराम से लिखते रहना, लिख जरूर लीजिएगा, क्योंकि बिना लिखे नहीं काम चलेगा। इसको बढ़िया है ये लेटर जो है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं। आप नए लेटर आते हैं, उस तरीके के लेटर नहीं आते, वो सफरिंग फ्रॉम फीवर या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ऐसे लेटर नहीं आते पेपर में, बहुत बढ़िया से लेटर आते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर हम चलेंगे। लगातार आप पूरा पेपर सॉल्व करेंगे। इस टॉपिक में मैंने आपके लिए पूरा पेपर सॉल्व कर रखा है, तो अगला क्वेश्चन देखो हमारा, देखो क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बात करेंगे। देखो सेक्शन सी में क्या आएगा, सेक्शन सी में ग्रामर पोर्शन आएगा, ठीक है। इसमें शुरुआत में क्या होता है, तो शुरुआत में आपके लिए अनेक शब्द के लिए एक शब्द होता है, कुछ लिमिट चेंज के लिए भी होता है, जैसे सिनोनिम्स आया हुआ है, इसमें नया नया सिनोनिम्स है, सबसे कठिन मात्रा के सिनोनिम्स इसमें है, ठीक है। तो इस बार शुरुआत में मैंने बताया है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरलाइन वर्ड्स इज सिनोनिम्स ऑफ द लेस स्पीकिंग। लेस स्पीकिंग माने होता है कम बोलने वाला, कम बोलने वाला। अब यहाँ पे 4 मीनिंग दिए गए हैं, चारों मीनिंग में से कोई एक सही है। अब इसके अर्थ में कौन सा सही हो सकता है, योर गैलिबल नेचर्स नहीं हो सकता है, दिस एक्सीडेंटल लेफ्ट, क्या हुआ स्पीच में अचानक कोई चुप हो गया, ठीक है। एक गैलिबस पर्सन इज मोस्टली एनोइंग, बहुत चिल्लाने वाला कम बोलने वाला कैसे हो सकता है, एनोइंग सीखना होता है, ठीक है। तो इसके लिए आंसर क्या होगा, माई टेस्टर माने मितव्यासी होता है, मितभाषी इसको बोलते हैं, ठीक है, कम बोलने वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। माई टेस्ट टाइम रिमोट मैक्स मी फीलिंग लोनली समटाइम्स, कभी कभी मेरा कम बोलना मुझे जो है अकेलापन महसूस करा देता है, ठीक है। तो बस यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, सब देख के चलिएगा, एक साथ समझ के चलिएगा बढ़िया से। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पेयर ऑफ एंटोनिम्स, ठीक है। एंटोनिम्स का पेयर क्या हो सकता है, तो एंटोनिम्स का पेयर क्या है, जो नीड वाले भी आवश्यकता आता है, एडमिनिस्ट्रेटिव होता है, डिसमल माने निराश होना होता है, डिसअपॉइंटिंग मीन्स निराशा होता है, वेनिस माने नष्ट होना होता है, डिसेबल गायब होना होता है, स्टाउट मीन्स मोटा होता है, स्लेवेंडर मीन्स पतला। तो बस यही अपोजिट वर्ड्स है, यानी इनमें से कोई भी 2 एंटोनिम्स दिए गए हैं, पेयर है, और इनको बताइए कौन सा एंटोनिम्स। तो इस तरीके की आपको मीनिंग आएगी, आप वहाँ पर थोड़ा मैचिंग करके बढ़िया समझ के चलिएगा, ठीक है। नई नई मीनिंग भी आ सकती है। अगला पॉइंट हमारा क्या है, अगला पॉइंट बोला है टेल मी द मैटर इन द नटसेल। यहाँ पे एक क्वेश्चन हमारे पास आया है, टेल मी द मैटर इन द नटसेल, संक्षेप में होता है, संक्षेप में नटसेल मीन्स क्या होता है, संक्षेप में। अब संक्षेप में क्या दूसरा मीनिंग, ब्रीफ मीन्स संक्षेप में होता है, तो डिटेल माना होता है पूरी तरीके से, जिसका तो बेटा डिटेल वाली बड़ी बात नहीं बताइए, ठीक है। स्पीक के लिए जल्दी बोले इसका मतलब है, ठीक है। स्पीक लो वॉइस धीरे बोलेगा, इससे कोई अर्थ नहीं होता है, तो क्या होगा इन ब्रीफली, यानी कौन सा आपका आंसर आएगा, ये वाला आएगा, जिसका मतलब बेटर ब्रीफली। अगला है चाइल्ड हु इज यूजुअली गुड एट समथिंग, किसी चीज में अच्छा होना, ठीक है। प्रोडियल माने फिजूल खर्ची होता है, तो बोलने में अच्छा है, तो फिजूल खर्ची का क्या अर्थ है, यानी ये वाला आंसर हमारा नहीं हो सकता, प्रोडियल फिजूल खर्ची होता है। अगला प्रोडिगी में सोच यार, तो बस यही हो गया हमारा आंसर। प्री मैच्योर का मतलब पहले से मैच्योर होना, ठीक है। प्रोएक्टिव पहले से ही एक्टिव होना, इससे भी कोई मतलब, एक्टिव माने सक्रिय होता है, किसी भी काम के ऊपर सक्रिय होना ही प्रोएक्टिव कहलाता है, तो ये भी कोई जरूरी है, यानी इसका आंसर कौन सा होगा, प्रोडिगी होगा। प्रोडिगी में सोशियल होना होता है। बीच आपको बोलेंगे सेंटेंस इज करेक्ट, आई हैव फिनिश्ड माई वर्क स्टडी, मैंने काम समाप्त कर लिया है कल। पर प्रेजेंट का वाक्य है, जब प्रेजेंट में आता है और स्टडी लगा हुआ नहीं चलेगा। अगला आई ही टोल्ड मी दैट ही विल, उसने मुझे बताया कि ही विल सिंग ए सॉन्ग, या गीत गाएगा, उसने मुझे बताया कि वह गीत गाएगा, ये भी नहीं बने वाला, ठीक है। मोर यू वर्क, जितना ज़्यादा आप काम करते हैं स्ट्रॉन्गर यू बिकम,
गलत, बाकी गलत है, यू बिकम मोर स्ट्रॉन्गर, ठीक है। तो ये भी नहीं बनेगा, यू वर्क मोर यू बिकम स्ट्रॉन्गर, ऐसे हो सकता था। तो काइंडली लुक इनटू द मैटर, ये सही है, काइंडली कृपया मामले की जांच पड़ताल कीजिए। लुक इनटू द मैटर मतलब मामले की जांच पड़ताल कीजिए, तो ये भी आपका आंसर सही रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से सेक्शन सी के क्वेश्चन आएंगे। पिछले में सेंट्रल डेप्थ इसी लेवल में आते हैं, कौन सा मार्क्स सी वो भी इसी लेवल में आता है। अगला चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, ये हमारा 2 नंबर का आएगा। कितने नंबर का वाक्य आएगा? 2 नंबर का आएगा। कोई भी एक वाक्य आपको बदलना है, इसको देखिएगा एक बार, समझ के चलिए कौन बना देगा। इसको बनाइए पहले अपने आप से दिया आपको, उसके बाद हम बनाते हैं। बनाइएगा सारे वाक्य टोटल बना लीजिएगा। तो बनाएंगे कैसे बनाया आपने? देखो, जोसेफ ऑलवेज सेज प्रेजेंट इंडिविजुअल, अब प्रेजेंट इंडिविजुअल का प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, इंडेफिनिट टेंस। अगर बाकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब होता है, तो इधर वाला टेंस नहीं बदलता, तो बस बन गया वाक्य। कैसे बनाएंगे? जोसेफ ऑलवेज सेज दैट। अब यहाँ पे माई जोसेफ में क्या होगा? हिज होगा, दैट हिज डॉटर वाज हिज लाइफ, की उसकी पुत्री उसका जीवन थी। हिज डॉटर वाज हिज लाइफ। तो यहाँ पे आप इतना ध्यान रखिएगा कि जो वाक्य है उसमें सेज लगा हुआ है, से या सेज लगा है, तो ऐसे वाक्य किसमें होते हैं? हमारे प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस की रिपोर्टिंग वर्ब होती है, इसमें टेंस नहीं लग रहा है, ठीक है। दूसरा वाक्य हमारा क्या है? ये 2 नंबर का है, आपको केवल एक ही बनाना हो, मैं दोनों बना देता हूँ, ठीक है। द किंग सेड फेयरवेल, फेयरवेल मीन्स होता है कि जो फेयरवेल अलविदा, ठीक है, मैं कंट्रीमैन मेरे देशवासियों के लिए, ठीक है। तो ऐसे बेड लगा देते हैं, तो कैसे बोलेंगे? द किंग बेड मीन्स भी होता है बेड, VAD, बेड मीन्स भी अलविदा के लिए होता है। फिर तो क्या होगा? द किंग बेड फेयरवेल टू माई, क्या हो जाएगा? हिज कंट्री मैन। इस तरीके से आप बात करें, तो कभी भी आपको इस टाइम में बात नहीं होगा, तो आप उसको बेड लगा देंगे, फेयरवेल टू हिज कंट्री, इस तरीके से बात बना देंगे। अगला नेक्स्ट ब्लॉक बनाइए, ये 2 सेंटेंस, इसके बाद में आप ये बनाइएगा, दोनों सेंटेंस दोनों बनाइएगा, उसके बाद में बनाता हूँ। एक अवसर दिया आपको, बनाइए, प्रयास क्या करो जिससे आपको लगे कि हाँ आप भी सीख गए हो। अगर सीख गए हाँ, तो देखो हमने आपको बताया कंबाइन किसमें करना है? अच्छा, कॉम्प्लेक्स में बिकॉज का यूज, बिकॉज का यूज मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। दैट का यूज किया जा सकता है कॉम्प्लेक्स में। विच, हाउ मच, हाउ मैनी, हु, ये जो WH वर्ड्स होते हैं वो सब कॉम्प्लेक्स में यूज किया जा सकते हैं, ठीक है, कॉम्प्लेक्स में। और जब कुछ ना पता हो तो हमारे लिए क्या है? एंड और सो का प्रयोग किसमें होता है? कंपाउंड में। कंपाउंड में एंड और सो का प्रयोग होता है, ठीक है, ये मोस्ट वाले होते हैं, ठीक है। और का भी प्रयोग हो जाएगा, और का भी प्रयोग हो सकता है इसमें, ठीक है। इसमें बिकॉज का और दैट का मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रयोग होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगाना है? इट वाज रेनिंग हैवीली, वर्षा बहुत तेज हो रही थी, द स्कूल वाज क्लोज्ड, और इसीलिए स्कूल बंद था। तो क्योंकि वर्षा बहुत तेज हो रही थी तब स्कूल बंद था। तो कैसे बनाएंगे? तो अब यहाँ पे वैसे तो ये बनेगा द स्कूल वाज क्लोज्ड बिकॉज इट वाज रेनिंग हैवीली, लेकिन यहाँ पे बात उल्टा है, तो उल्टा है, तो सबसे पहले बिकॉज से ही आप बात करेंगे। कैसे बनेंगे इसका? बिकॉज BCAUSE, ठीक है, इट वाज raining heavily, comma, the school was closed, स्कूल वाज क्लोज्ड, क्योंकि वर्षा तेज हो रही थी इसलिए स्कूल बंद था, ठीक है। इसमें क्या होगा? टेक आर, या तो आप सब लीजिए टेक आर और टेक नथिंग, या तो सब लो, ठीक है, या कुछ मत लो, ठीक है, सब लो अन्यथा कुछ मत लो, आगे साथ में होता है, सब लो अथवा कुछ मत लो। तो इस तरीके से यहाँ पे और का प्रयोग आप कर देंगे, ठीक है। तो आइदर टेक और नथिंग ऐसे भी ला सकते हैं, डबल टेक का प्रयोग है इसीलिए हमने और कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप करते हैं सारे 2 नंबर के बाद क्या आएंगे? सबसे पहले क्या आएगा? डायरेक्ट टू डायरेक्ट, फिर कंबाइन आएगा, कंबाइन के बाद अगर आएगा एक्टिव, एक अगला क्या आएगा? ट्रांसफॉर्म चेंज करना है उसका, ठीक है। तो इसको मैंने लिखिएगा इसके शॉर्ट में, फिर आगे बढ़े। अगला पॉइंट क्यों क्या कह रहा है? ये हो रहा है डिग्री चेंज, ठीक है, बढ़िया से उसको बनाएगा, सब लोग बनाएगा। सबसे पहले डिग्री चेंज बनाएगा और उसके बाद जो करेक्ट करेगा सेंटेंस, दोनों एक साथ कंप्लीट करिएगा, फिर हम आगे बता देगा। थोड़ा आपसे दिए 2 मिनट का, फिर करिएगा। तो कैसे बनाएंगे?
क्या इन्होंने बोला है, दिस इज द स्कैरिश टू मूवीज आई हैव एवर सीन। अर्थात वही मूवी सबसे अच्छी मूवी है जिसे मैंने पहली बार देखा, कई बार देखा हुआ है, ठीक है। तो इसको आप जब कंपैरेटिव बनाएंगे तो कंपैरेटिव में क्या होता है, द प्लस थर्ड फॉर्म के लिए, द प्लस तो महाराज मेरे अगर आप डिग्री चेंज पढ़ना चाहें तो क्लास 12 ग्रामर प्लेलिस्ट पढ़ी हुई है, वहाँ पे जाके आप सारे पढ़ सकते हैं, वहाँ पे मैंने ये सब पढ़ाए हुए हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, यहाँ पे जहाँ पे द प्लस थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है इस अवस्था में क्या होता है, ये नहीं है, ठीक है। आप वैसे दिन मोस्ट ऑफ का प्रयोग करते हैं। तो कैसे बनाएंगे, यह मूवी कैसे बनाएंगे, इसको कॉम्पिटेटिव इसको जाने दो, इसको कॉम्पिटेटिव कैसे जाएगा, दिस मूवी इज, अब यहाँ पे ER जोड़ना है, स्कैरियर। अब फिर क्या लगाते हैं, देन इसमें एनी अदर लगाते हैं, वैसे देन मोस्ट अदर होता है, तो देन एनी अदर, अब फिर आई हैव एवर सीन, देन एनी अदर आई हैव एवर सीन, बस बन गया आपका कंपैरेटिव, ठीक है। तो कंपैरेटिव कैसे बनाएंगे, दिस मूवी से बनाएंगे, दिस मूवी इज स्कैरियर देन एनी अदर आई हैव सीन, मैंने इससे पहले देखी उससे सबसे अच्छी है, ठीक है। अगला, इट हैज रेनेड एवरी डे दिस वीक, हमें क्या करना है, नेगेटिव बनाना, नॉट लगा दिया है, यहाँ पे नॉट लगा दीजिएगा। तो कैसे बनाएंगे, इट हैज नेगेटिव तो नॉट सीधे लगा दो, बात नॉट रेनेड एवरी डे दिस वीक, बन गया हमारा, ठीक है। नेक्स्ट करना है, करेक्ट करना है आपको सेंटेंस, ठीक है। ये भी 2 नंबर का आएगा, केवल एक ही करना होता है, सबका एक ही करना हो, तो कोई एक आपको समझ मिल जाएगा, ठीक है। बढ़िया से पढ़ के चलिएगा। क्या करना है, ही वाज इनफ काइंड टू हेल्प मी, तो इनफ काइंड नहीं होता है, काइंड इनफ टू हेल्प मी, ही वाज काइंड इनफ, वो बहुत ही दयालु था टू हेल्प मी, तो कैसे बनाएंगे, ही वाज, इसको उल्टा करिए तो क्या होगा, काइंड इनफ, ये कौन है, ये सिंटैक्स है, सिंटैक्स ऑफ सेंटेंस है, ठीक है। सिंटैक्स इसी तरीके से आता है, आप बहुत सारा पढ़ डालते हैं, टीचर बहुत सारा पढ़ा देते हैं, ये सब बिना टाइम बर्बाद करना कोई फायदा नहीं, ठीक है। काइंड इनफ टू हेल्प मी, ही वाज काइंड इनफ टू हेल्प मी, बस बन गया हमारा सेंटेंस, ठीक है। द एक्सचेंज प्रोड्यूस ऑफ व्हीट, व्हीट मीन्स गेहूं, गेहूं की अधिकता, गेहूं उत्पादन की अधिकता होती है, कैन बी इंपोर्ट करेगा, एक्सपोर्ट करेगा। अगर हमारे देश में गेहूं ज़्यादा होगा तो एक्सपोर्ट होगा कि इंपोर्ट होगा, इंपोर्ट माने होता है विदेश से कोई वस्तु हमारे यहाँ आना, एक्सपोर्ट वाले हमारे यहाँ से कोई चीज़ वहाँ भेजना। तो जब गेहूं की एक्सेस होगी, अधिकता होगी, तो इंपोर्ट नहीं होगा, क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा। बाद में सब सेम है, कैसे ना एक्सचेंज, ऐसे कभी कभी मीनिंग भी बदलनी पड़ सकती है इसमें। इस टोटल ये हमारा क्या सिंटैक्स है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। प्रोड्यूस ऑफ व्हीट कैन बी, अब इंपोर्ट क्या होगा, एक्सपोर्ट होगा, एक्सपोर्टेड टू अदर कंट्रीज, तो इस तरीके से आप इसको वाक्य बनाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, इंपोर्ट का क्या एक्सपोर्ट हो सकता है, यहाँ पे इनफ काइंड नहीं होगा, काइंड इनफ हो जाएगा, ठीक है। उसको नोट करिएगा, इसकी शॉर्ट लगाते हैं। उसके बाद आपको क्या करना है, पेयर वर्ड्स करना है, आपको अपने शब्द इसको बोलते हैं, या फोर्स बोला जाता है, यानी 2 शब्द दिए हुए, 2 शब्द का आपको अपना वाक्य बनाना है, आपको वाक्य बनाना है, तो इनको किस तरीके से आप बनाते हैं इसको देख के चलिएगा, इसको नोट करो, इसके शॉर्ट ये देखो, इसके आपको सेंटेंस बनाने हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको अपने रूप में सेंटेंस बनाना होता है। क्या इन्होंने बोला हुआ है, योर ओन सेंटेंस टू द डिफरेंट इन देयर मीनिंग्स, मीनिंग क्लियर होना चाहिए, आपने सेंटेंस जो बनाना है, ठीक है। तो क्लूज मीन्स होता है कोई भी क्लूज किसको बोलते हैं, जैसे कोई भी निशान मिलना, निशान एक चीज होता है, निशान हो सकता है, निशान, ठीक है। जैसे क्लू मिलता है, कोई केस चल रहा है, केस में क्लू मिल जाए, ठीक है। उसके बाद में क्लॉज मीन्स पंजी होता है, पंजी, इनके आपको सेंटेंस बनाना, प्लेन, पेन मीन्स दर्द होता है, और पेन मीन्स शीशा होता है, शीशा होता है। अब कौन कौन बनाएगा इसके सेंटेंस सारे बना दीजिएगा। तो सबसे पहले इस वाले क्लास का कैसे बनाएंगे, आई फाउंड मैनी क्लाउड्स ऑफ फॉर दिस केसेस, क्लूज फॉर दिस केस, इस केस के लिए मैंने बहुत सारे क्लूज पाए, मुझे बहुत सारे क्लूज मिले, ठीक है, क्लू मिले। अगले क्लाउड को कैसे बात करेंगे, दूसरे क्लाउड का बात करेंगे,
इसका भी सेंटेंस बनाएगा, ठीक है। तो द कैट किल्ड ए माउस, बिल्ली ने एक चूहे को मार डाला विद हिज क्लॉज। जब कोई जानवर हो तो हिज के बाद इट्स ज्यादा रहता है, विद इट्स क्लॉज, अपने पंजों से उसने चूहे को मार डाला, ठीक है। इसका सेंटेंस कैसे आप बनाएंगे, पेंगुइन इज डर्क आफ्टर रनिंग विद ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक दौड़ने के बाद आई फेल्ट पेन ऑन माई नी, मैंने अपने घुटने पर दर्द महसूस किया, ठीक है। आफ्टर रनिंग विद ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक दौड़ने के बाद आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, पेन मीन्स दर्द ऑन माई नी, अपने घुटने पर, ठीक है। दूसरे का वाक्य आप कैसे बनाएंगे, दूसरे का वाक्य पेन मीन्स क्या होता है, पेन मीन्स शीशा होता है। ही ब्रोक, उसने तोड़ दिया, द विंडो, ही ब्रोक द विंडो पैन विद ए हैमर, उसने एक हथौड़े से विंडो पैन तोड़ दिया, विंडो का शीशा तोड़ दिया। पेन में शीशा होता है, पेन में क्या होता है, शीशा होता है। ही ब्रोक द विंडो पैन विद ए हैमर, उसने एक हथौड़े से विंडो का शीशा तोड़ दिया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। ये आपको दो ही बनाने हैं, इसमें ये नहीं वन आउट द फॉलोइंग, इनमें से चाहे तो आप इन दो को बना लीजिएगा या आप इन दो को बना लीजिएगा, क्या आप दो ही होमोफोर्स कहलाते हैं, क्या बोला करते हैं, होमोफोर्स बोला करते हैं। इस तरीके से आपको सेंटेंस बनाना पड़ता है, ठीक है। बनाएंगे तो इसको आने का क्वेश्चन हमारा स्टोरी आता है, अगला आएगा स्टोरी, जल्दी नोट करिएगा, इनको जरूर नोट कर लीजिएगा, मोस्ट वाला है। वैसे तो चाहिए तो आप पूरा पेपर सॉल्व करो, ज़्यादा बेटर होगा, लिख लीजिएगा, नहीं तो एक बार पढ़ लीजिएगा, उसके बाद कंप्लीट करिएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपको, अगली स्टोरी आएगी, केवल 5 नंबर की स्टोरी होती है, तो इसमें उल्टा सीधा तो आप बना ही देंगे, किताब बना देंगे, उतना ही में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। अगर आप बेहतर नहीं बना पाते नहीं, प्रयास करिएगा तो बेहतर बन जाएगा, कोशिश करिएगा। इतना ही है, ज़्यादा नहीं, मैं आपको जो है 2 मिनट का टाइम देता हूँ, इतनी है, वो करिएगा। सेक्शन सी में हमारे इतने क्वेश्चन आते हैं, स्टोरी आती है, थोड़ी ग्रामर आती है, बस। तो देखिए कैसे बनाएंगे, स्टोरी बहुत बढ़िया है। डायबिटीज से मन में आजकल एक आम वैल्यू हो गया है, इन्हें डायबिटीज से बात की है, ठीक है। इसमें डायबिटीज के बारे में बताया गया है कि मधुमेह से क्या क्या, तो देखो क्या करना है कि मधुमेह आजकल एक आम व्याधि हो गई है। सबसे पहले स्टार्टिंग आप यहीं से सेंटेंस शुरू करेंगे, तो डायबिटीज माने मधुमेह होता है। आप डायबिटीज नाम से भी जानते हो, कई लोग मधुमेह नाम से नहीं जानते हो, बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे। तो डायबिटीज के बारे में बोला गया, ठीक है। आजकल एक आम व्याधि माने बीमारी होता है, हो गई है, हैज बिकम, डायबिटीज हैज बिकम माने हो गई है, ठीक है। एक कॉमन डिजीज, डायबिटीज हैज बिकम ए कॉमन डिजीज आजकल, नाउ डेज। तो पहला वाक्य आप कैसे बनाओगे कि डायबिटीज हो गई है, हैज बिकम, ठीक है, एक आम व्याधि, एक कॉमन डिजीज, नाउ एडेज आजकल, ठीक है। अत्यंत युवा व्यक्ति से लेकर वृद्ध तक, ठीक है। फ्रॉम यंग, अत्यंत युवा का मतलब यंग मैन, फ्रॉम यंग मैन टू एल्डरली, एल्डर माने बड़ा होता है, एल्डरली, फ्रॉम यंग मैन टू एल्डरली, युवा व्यक्ति से लेकर वृद्ध तक इससे पीड़ित है। इज सफर्स फ्रॉम इट, सफर माने पीड़ित होता है, फ्रॉम इट माने इससे, ठीक है। इज सफर्ड भी ना सकते, यहाँ पर सफर्ड बनाना है, आप सफर्ड, इज सफर्ड यानी पीड़ित है, फ्रॉम इट इससे, यानी कैसे, कहाँ से लेकर मतलब फ्रॉम यंग मैन टू एल्डरली, युवा से लेकर के एल्डरली बूढ़े वाले भी इस सफर फ्रॉम इट इससे पीड़ित है। इस व्याधि से शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाने के कारण सरकार की अनियंत्रित मात्रा हो जाती है। तो क्या लिखेंगे, इस बीमारी से, ड्यू टू, बीमारी कारण या ड्यू टू दिस डिजीज, ड्यू टू दिस डिजीज,
डिजीज, यानी इस बीमारी के कारण। फिर क्या इन्होंने बोला है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाते, रक्त ग्लूकोज यानी ब्लड शुगर, क्या लिखेंगे, ड्यू टू दिस डिजीज क्या होगा, ब्लड शुगर, रक्त सुक्रोज का मतलब ब्लड शर्करा, माने रक्त शर्करा मतलब ब्लड शुगर, ब्लड शुगर, ठीक है, अनियंत्रित हो जाती है, हैज बिकम, हो जाती है, हैज क्या होगा, ब्लड शुगर हैज में लगाना, हो जाती है यानी बिकम्स, कैसे होगा, बिकम्स अनकंट्रोल्ड, बिकम्स अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड, बिकम्स अनकंट्रोल्ड। अब फिर क्या है, शरीर में पर्याप्त मात्रा में इंसुलिन न बन पाने के कारण, तो ड्यू टू नॉट मच इंसुलिन प्रोडक्शन, इंसुलिन, ड्यू टू नॉट मच इंसुलिन प्रोडक्शन इन बॉडी, इंसुलिन प्रोडक्शन इन बॉडी, ठीक है। तो कैसे बनाना एक बार देखना, कैसे रहेंगे कि ड्यू टू दिस डिजीज, इस बीमारी के कारण, ठीक है, ब्लड शुगर बिकम्स अनकंट्रोल्ड, ब्लड शुगर शर्करा अनकंट्रोल्ड हो जाती है, ड्यू टू नॉट मच इंसुलिन प्रोडक्शन इन बॉडी, शरीर में इंसुलिन प्रोडक्शन ना होने के कारण। फिर उन्होंने बोला है कुछ लोगों में यह आनुवंशिक होता है, इन सम पीपल्स, कैसे लगाओगे, इन सम पीपल्स इट इज, क्या है, यह आनुवंशिक होता है, इट बिकम्स हेरिडिटी, हेरिडिटी माने आनुवंशिक के द्वारा, ठीक है, हेरिडिटी। परंतु आजकल लोगों में यह उनकी अनियमित दिनचर्या कारण हो रहा है, बट नाउ एडेज, ये आजकल के लिए होता है, ठीक है, इट इज, अब बढ़ रही है यानी इंक्रीजिंग, इट इज इंक्रीजिंग, ठीक है, लोगों में, इन मैनी पीपल्स, उनकी अनियमित दिनचर्या के कारण, तो ड्यू टू देयर इरेगुलर, IRREGULAR, इरेगुलर, और दिनचर्या का डेली रूटीन होता है, इरेगुलर डेली रूटीन, ठीक है। तो कैसे पहले इतना पहले समझ लेते हैं, ठीक है। तो मधुमेह आजकल एक आम बीमारी हो गई है, तो डायबिटीज हैज बिकम ए कॉमन डिजीज नाउअडेज, अत्यंत युवा व्यक्ति से लेकर, यानी क्या होगा, फ्रॉम द यंग पर्सन टू एल्डरली, इससे पीड़ित है, सफर से इज सफर फ्रॉम इट, इससे पीड़ित है, इस व्याधि से शरीर में, यानी ड्यू टू दिस इलनेस, ठीक है, द रक्त शर्करा की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, यानी ब्लड शुगर बिकम अनकंट्रोल्ड, ठीक है, बिकम्स अनकंट्रोल्ड, ठीक है। फिर किसके कारण, ड्यू टू नॉट इंसुलिन प्रोडक्शन इन द बॉडी, ठीक है, कुछ लोगों में आनुवंशिक होती है, इन सब पीपल क्या होगा, हेरिडिटी हो जाएगा, ठीक है, परंतु आज अब अधिकांश लोगों में आपके अनियंत्रित कारण बढ़ रहे हैं, बट नाउअडेज इट इज ग्रोइंग इन मैनी पीपल्स टू डेली देयर इरेगुलर डेली रूटीन्स, ठीक है। अगला वाक्य है अनियंत्रित खान पान, देखो इसकी शॉर्ट मानेगा, इसको शॉर्ट लीजिए, दूसरा वाला बताइए, इसके दो स्टेंजा है, हमने बना रखे दो स्टेंजा, हालांकि एक भी पेपर में आएगी, बाई चांस तो मीनिंग भी गलत होती है, कोई तनाव नहीं लेना, बेहतर है, क्योंकि मीनिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता वहाँ पे। क्या होगा, अनियंत्रित खान पान, यानी अनकंट्रोल्ड डाइट, खान पान मतलब क्या होगा, डाइट, अनकंट्रोल्ड डाइट। अनिद्रा का मतलब इंसोम्निया, माने अनिद्रा रोग होता है, इंसोम्निया, ठीक है, कम तनाव, स्ट्रेस, लंबे समय तक बैठकर काम करना, क्या हुआ, डूइंग वर्क बाय सिटिंग ए लॉन्ग टाइम, डूइंग वर्क बाय सिटिंग ए लॉन्ग टाइम,
ठीक है, एंड शारीरिक श्रम का अभाव, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है। इस बीमारी को बढ़ाने के कारण कुछ कारण है, आर सम रीजन्स ऑफ द increasing of this disease, यानी आर सम रीजन्स, कुछ कारण है ऑफ इंक्रीजिंग, बढ़ाने का, ऑफ दिस डिजीज, इस बीमारी की, ठीक है। मधुमेह स्वयं तो एक बीमारी है, तो इन डायबिटीज, क्या लिखोगे, डायबिटीज इज ए डिजीज इटसेल्फ, साथ ही, ठीक है, यह शरीर की अन्य बीमारी जटिलता को बढ़ा देती है, विदिन इट, साथ ही का मतलब विदिन इट यानी इनके साथ, ठीक है। फिर क्या लगाएंगे, कामा, इट इंक्रीजेज द जटिलता वाली कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अदर डिजीज, योग, एक्सरसाइज, नियमित दिनचर्या, डेली रूटीन एंड कंट्रोल्ड डाइट, लिया से हम काफी हद तक बच सकते हैं, कैन अवॉइड अस फॉर ए लॉन्ग टाइम, कैन सेव अस या अवॉइड अस दोनों लगा सकते, अब चाहे उसमें तो कोई दिक्कत नहीं, फॉर ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। तो इस तरीके से आएंगे, कैसे, अनियंत्रित खान पान, अनकंट्रोल्ड डाइट, अनिद्रा मतलब आइसोमनिया, ठीक है, तनाव, स्ट्रेस एंड लॉन्ग टाइम, डूइंग वर्क सिटिंग इन लॉन्ग टाइम, ठीक है, बाय सिटिंग ए लॉन्ग टाइम, ठीक है। एंड फिर क्या है, फिजिकल श्रम का अभाव, लेस ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज, ठीक है। इस बीमारी को बढ़ाने के कारण है, आर सम रीजंस टू फॉर इंक्रीजिंग ऑफ दिस डिजीज, ठीक है। डायबिटीज इज ए डिजीज इटसेल्फ, स्वयं में भी एक बीमारी है, साथ ही विदिन इट, इसके साथ ही, यानी इट इंक्रीजेज और बढ़ा देती है द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ अदर डिजीज, अन्य बीमारियों की जटिलता को बढ़ा देती है। योगा, एक्सरसाइज, डेली रूटीन एंड नियंत्रित यानी कंट्रोल्ड डाइट, ठीक है, कैन अवॉइड हमें बचा सकते हैं, ठीक है, आज फॉर ए लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक, या इससे बचा सकता है, बी कैन अवॉइड फ्रॉम दिस डिजीज फॉर ए लॉन्ग टाइम बाय, फिर आप ये वाले से बना सकते थे, बात वही है, ऐसे लगा दो, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हमारे एक 5 नंबर की स्टोरी हमारे पास आएगी। फिर क्वेश्चन नंबर 7 बात, अब सारे क्वेश्चन आंसर है बहुत जल्दी आपको खत्म करने वाले, लगातार जुड़े, हम इनको केवल समझाएंगे आपको, आंसर हमारे पास सब है, केवल आपको समझाएंगे। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले इसको, फिर अब जल्दी खत्म करें, बस थोड़ा बच्चा है, और बहुत धन्यवाद कि आप लोग लगातार जुड़े रहे हमसे। तो देखिए जरा, इसमें अब आएंगे आपके पास क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले प्रोज से 2 क्वेश्चन आएंगे 4 नंबर के, यानी 8 होगा, और एक आएगा 7 नंबर का, 8, 7, 15 नंबर के। 15 नंबर का क्वेश्चन प्रोज से आता है, 15 नंबर का क्वेश्चन सप्लीमेंट्री से आता है, ठीक है। तो सबसे पहले 4 नंबर के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। हमने इसके अदर वाले अथवा वाले भी क्वेश्चन करके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, सेक्शन डी से आएगा, ठीक है। तो क्या क्वेश्चन करना है, 40 वर्ड्स में देना है आंसर। व्हाट इज ए थंडर क्लैप, यानी एकदम बादल की गड़गड़ाहट जैसे, यानी उनके शब्द जो थे बादलों की गड़गड़ाहट जैसे थे, words were to me, which words are referred to here and what is their significance, उनका सिग्निफिकेंस क्या था, वो किस बार के वर्ड थे। तो इसके 2 आंसर हैं, चाहे तो आप फ्रेंच से लेके बताइए, जब मैंने कहा कि हमारे लिए लास्ट लेसन है जो आप पढ़ रहे हैं, कल जो है 42 लोग आएंगे और वो आपको पढ़ाएंगे फ्रेंच लैंग्वेज, जो है आज से बंद
और उसके बाद में जर्मन लैंग्वेज चलेगी। तो ये भी एक थंडर क्लैप था। और अगर वो निकलना है तो गांधी जी ने भी जो कहा था कि हमें जो है अब जाना होगा, जैसे उन्होंने चंपारण आंदोलन को ख़त्म किया, ख़त्म करने के बाद सारी व्यवस्था बना दी, फिर गांधी जी ने कहा अच्छा मुझे जाना होगा। तो ये सब जो था थंडर क्लैप की तरह एकदम गूंजा लोगों में, थंडर क्लैप में बालू का लाट के बाद गूंजा और सब एकदम चौंक गए। ठीक है, गांधी जाने के बाद क्या होगा, तो देखो इसका आंसर क्या होगा। द वर्ड्स refers to our Gandhiji's firm decision to defy the British order to leave चंपारण। अर्थात सबसे पहले क्या हुआ कि गांधी जी के लिए firm decision to leave चंपारण, ठीक है, चंपारण छोड़ने के लिए या ब्रिटिश ऑर्डर के आधार पर जो चंपारण छोड़ने के लिए जो शब्द गांधी जी कहते हैं वो एक थंडर क्या था, थंडर क्लैप था। Their significance was profound, उनका महत्व जो था बहुत अधिक था। They demonstrated to the liars that the fear of British authority could be challenged, अर्थात ब्रिटिश ऑर्डर का फियर जो है चैलेंज किया जा सकता था। मार्किंग द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड द इंडियन इंडिपेंडेंस, सबसे पहले काम क्या होगा कि हम यहाँ से जब जाएंगे सबसे पहले हमें जो है भारतीयों की स्वतंत्रता को देखना है। सबसे पहले मुझे भारतीयों को स्वतंत्र कराना है, उसके बाद हम यहाँ से जाने वाले हैं। तो ठीक है, तो द वर्ड्स ऑफ गांधी जी के लिए, ठीक है, और द वर्ड्स रिफर्स टू गांधी जी फर्म डिसीजन, अर्थात एक गांधी जी का फर्म डिसीजन था किसके लिए, टू डिफी द ब्रिटिश ऑर्डर या डिसओबे द, डिफी माने डिसओबे भी याद आ सकते हो, ठीक है, टू disobey the British order to leave चंपारण। Their significance was profound था, ठीक है। They demonstrated the liars, उन्होंने लायर को बताया that the fear of British authority could be challenged, अर्थात ब्रिटिश अथॉरिटी का भय जो है कुछ भी कर सकता है। और इसीलिए मार्किंग द फर्स्ट स्टेप, सबसे पहला स्टेप हमें ये बनाना है इंडियाज इंडिपेंडेंस, भारत को स्वतंत्रता का सबसे पहला स्टेप हमें चुनना होगा। ये बात है इसका आंसर, ठीक है। अगर उससे ये 4 नंबर में आपको बोलेगा बाई चांस अगर कठिन पड़े तो कोई दिक्कत नहीं, क्या फर्क पड़ता है, हमारे पास दूसरा आंसर होगा। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट वाज द डिसाइडेड टू द सेटल द केस ऑफ द शेयरक्रॉपर, शेयरक्रॉपर का केस सेटल करने के लिए क्या डिसाइड लिया गया। तो शेयरक्रॉपर जो बटाईदार थे उनका केस सेटल कराने के लिए गांधी जी ने क्या किया था, वो 25% था, ठीक है। 50 यहाँ पे 15% भी कह सकते हो, या 25 भी तो 25% भी कह सकते हो। तो उन्होंने इलीगली दे रहा, क्या हुआ कि इंग्लैंड से इन्होंने जो अपना एप्लीकेशन दिया कि हम जो है अगले की खेती नहीं करेंगे, तो इंग्लैंड से आदेश आया कोई बात नहीं, लोगों से जो है कर नहीं लिया जाए। अंग्रेजों ने फिर भी उनका कर लेते रहे, 15% यहाँ पे 15% का 25 नहीं था, ये 15% का, लेकिन उन्होंने वापस 25 लिया था, ठीक है। तो फिर भी वो 15% टैक्स लेने लगे। 2 साल हो गए कम से उनका केस चलते हुए, अंग्रेजों ने लगातार केस लेना जारी रखा। जो लोग टैक्स नहीं देते थे तो उनको पिटाई करते थे, ज़बरदस्ती उनकी फसल छीन लेते थे, तो इसीलिए बहुत परेशान थे किसान, जो इतना परेशान थे। तो उन्होंने जब गांधी जी ने केस जीत लिया, चंपारण जब जीत लिया, तो उन्होंने बताया कि ऐसा कीजिए, अंग्रेजों से कहा कि आप जो है हमारा 50% जो 50% जो है 50% तो आप नहीं दे पाएंगे, तो 25% जो भी चार्ज आपने लिया है टैक्स उसका वापस कीजिएगा, मालूम कि आपका भी खर्च हो गया तो कोई बात नहीं। तो यही इन्होंने बताया। तो इट वाज डिसाइडेड, क्या निर्णय लिया गया जब केस जीता गया, तो ये निर्णय लिया गया दैट द ब्रिटिश प्लांटर्स वुड रिफंड 25% मनी ऑफ इलीगली एक्सपोर्टेड फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, जो बटाईदारों से लिया गया था पैसा उसका 25% वापस करेंगे। ये निर्णय लिया गया कि कोई बात नहीं, द ब्रिटिश गवर्नमेंट शुड गिव या रिफंड द 25% ऑफ मनी दैट इट टैक्स इट टू फ्रॉम टैक्सेस फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स, ठीक है। गांधी जी accepted this small amount because he believed the voluntary surrenders of the money, क्योंकि उन्हें विश्वास था कि पूरा सरेंडर, पूरा पैसा मिलना नामुमकिन था। इन द प्लांटर्स withdrawal from the states were more significant than the refund, और प्लांटर्स के लिए सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी किसान प्लांटर्स वाले बटाईदार होते हैं, तो बटाईदारों के लिए सबसे बड़ी बात ये थी कि उनका पैसा वापस मिलने के बजाय उनका केस हो गया था, उनका जो है उन पर टैक्स पड़ना बंद हो गया। तो इसीलिए गांधी जी ने कहा कोई बात नहीं, आप जो है 25% दे दीजिएगा, इतना ही काफ़ी होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसका आंसर हो जाएगा, यानी आप चाहे बुक आंसर करिएगा, आप चाहे ये वाला आंसर करिएगा और या ये वाला करिएगा, ठीक है। 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा आपका। फिर दूसरा नंबर क्या है, दूसरा नंबर है व्हाई डिड द पैडलर साइन हिमसेल्फ एज ए कैप्टन मॉनिस्टर। आपने उसने पैडलर ने जो घुमक्कड़ व्यक्ति घूम रहा था, रेक्टेड टॉपिक की कहानी है हमारी। तो घुमक्कड़ जो था जब भट्टी के पास बैठा हुआ था, जंगल में रास्ता भटक गया था, तो वहाँ पे जो भट्टी का मालिक रेंजो मिल का जो मालिक आया, तो उसने इसको ये क्या बॉन कैप्टन है समझा, उसने क्या समझा, इनको कैप्टन बॉन स्टेल समझा।
तो पैडल ने अपने आप को बॉर्नस्टेल महसूस करा दिया, वो तैयार होगा कि मैं बॉर्नस्टेल हूँ, क्योंकि वो चाहता था कि इस बहाने हो सकता है कुछ खाना दे दे, क्योंकि वो भूखा भी था और चाहता था कुछ पैसे दे दे। तो इसीलिए पैडल ने अपने आप को जो था एक बॉर्नस्टेल के रूप में स्वीकार कर लिया। द पैडल साइंड एज कैप्टन बॉर्नस्टेल बिकॉज द किंग आयरन मास्टर जो था, द काइंड आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर इडला हैड ट्रीटेड हिम विद द डिग्निटी एंड रिस्पेक्टेड, वेरी फिटिंग ए रियल कैप्टन। क्योंकि द काइंड आयरन मास्टर एंड हिज डॉटर इडला ट्रीटेड हिम एज ए कैप्टन, कैप्टन के रूप में उन्होंने उसके साथ व्यवहार किया, इसलिए अपने आप को स्वीकार कर लिया। बाय साइनिंग दिस वे ही acknowledged their belief in him and offered a final noble gesture of appreciation and reform। अर्थात by this situation they क्या होगा, दे रिस्पेक्टेड हिम वेरी मच, उन्होंने जो है उसका बहुत अधिक स्वागत किया, ठीक है, एंड मेक हिम एज ए कैप्टन, उसको एक्सेप्ट हिम एज ए कैप्टन के रूप में स्वीकार किया, ठीक है। What is the ironical about the name साहिब आलम? साहिब आलम का अर्थ क्या होता है? तो साहिब आलम का अर्थ वो खुद नहीं जानता था। ये हमारा चैप्टर 2 का है, द लॉस्ट स्प्रिंग का है। वहाँ पे साहिब की कहानी है, जो एक कूड़ा बीनने वाला बच्चा होता है, पैरों में चप्पल भी नहीं होती, उसका नाम था साहिब आलम। तो अनीश जंग जी जो है वहाँ की राइटर लेखिका जो होती हैं, वो अनीश जंग जी कहते हैं कि साहिब आलम अपने नाम का अर्थ नहीं जानता था। साहिब आलम का अर्थ होता है द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, वो तो खुद का मालिक नहीं था, ठीक है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा, द नेम ऑफ साहिब। चाहे आप वो आंसर करिएगा, अगर आपको आंसर आता है नहीं आता तो ये वाला कर दीजिए। दो हर क्वेश्चन में दो आंसर होते हैं। तो नेम साहिब आलम लिटरली मीन्स द लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, संसार का मालिक होता है। द आयरनी लाइज, बात तो ये थी कि इज इन द फैक्ट दैट दिस यंग रैग पिकर हु वियर्स सच ए ग्रैंड नेम, जो इतना बढ़िया नाम रखता था, इज एन इम्प्रोवाइज्ड होमलेस चाइल्ड, अर्थात ही वाज ए रेप्लिका से होमलेस चाइल्ड, एक होमलेस बच्चा था जिसका घर भी नहीं था, विद नो कंट्रोल ओवर हिज सर्कमस्टेंसेस, जिसे अपनी परिस्थितियों पर भी नियंत्रण नहीं था, वो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स उसका नाम था। लेकिन इवन द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जीवन की जो आवश्यक वस्तु होती वो भी उसके पास नहीं थी, उनकी भी कमी थी, और उसका नाम था साहिब आलम। तो यही था उसका आयरनी फैक्ट था, ठीक है, आयरनी लाइफ का। ये आंसर भी आपको कहना होगा, ठीक है, चाहे आप वो आंसर करिएगा या ये वाला करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो क्या कहेगा, अब आएगा ये क्वेश्चन हमारा 7 नंबर का, ठीक है, 7 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 7 नंबर क्वेश्चन द इंटरव्यू से लिया गया है। व्हाट इज एन इंटरव्यू? इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू का मतलब होता है किसी व्यक्ति की जीते जागते हत्या कर देना, यानी व्यक्ति से ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, पर्सनल डिटेल पूछी जाती है जिन्हें वो शेयर करना नहीं चाहता है, इसीलिए कई लोग इंटरव्यू को गलत मानते हैं। What was Umberto Eco's perspective on the interview? Umberto Eco का perspective क्या था, सुझाव क्या था इंटरव्यू के बारे में? Do you think he liked being interviewed? क्या उनका मतलब था क्या इंटरव्यू वो पसंद करते थे? Support your answer with a specific example from the test, यानी अपना आंसर बताइए, ठीक है। तो अम्बर्टो इको ने जो था ये प्रोफेसर थे, बोलंगाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, और इन्होंने जो था एक द नेम ऑफ द रोज बहुत सुंदर सा आर्टिकल लिखा था। हालांकि ये जो है नॉवलिस्ट भी थे और नोवेल जो है ऑन संडे को लिखा करते थे। इन्होंने द नेम ऑफ द रोज नोवेल लिखा, इनका मोस्ट फेमस नोवेल था। इन्हें लगा था 2 से 3 से 4 हज़ार कॉपियाँ बिकेगी, उसकी कई मिलियन कॉपीज एक साथ बिक गई थी, ठीक है, 10 से 15 मिलियन कॉपीज बिक गई थी। तो इंटरव्यू जो है फॉर्मल सेशन, इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू जो है फॉर्मल कम्युनिकेशन टू शेयर इंफॉर्मेशन टू द पब्लिक फ्रॉम दी, क्या होगा, फ्रॉम द इंटरव्यू, इंटरव्यू से पब्लिक तक सूचना पहुंचाना ही क्या कहलाता है, इंटरव्यू कहलाता है। फॉर्मल सेशन होता है, फॉर्मल एक औपचारिक हत्या होती है, सेशन में हत्या होता है। वेयर ए पर्सन यानी इंटरव्यू जो होता है, इंटरव्यूअर क्वेश्चन अनदर इंटरव्यू होता है। वहाँ पे क्या होता है, इन दिस प्रोसेस इंटरव्यू एंड इंटरव्यूअर आर 2 पार्ट्स। इंटरव्यूअर आस्क क्वेश्चन टू द इंटरव्यू, इंटरव्यूअर जो होता है इंटरव्यू लेने वाला व्यक्ति इंटरव्यू से क्वेश्चन पूछता है, टू इलेक्ट इन्फॉर्मेशन, टू शेयर इन्फॉर्मेशन टू दी पब्लिक, ठीक है, पब्लिकेशन बाद इन्फॉर्मेशन पहुंचाने के लिए। अच्छा, अम्बर्टो इको जो होते हैं, अम्बर्टो इको व्यूड इंटरव्यूज, उन्होंने भी इंटरव्यू देखे हैं, ठीक है, स्पेशली दोज फोकस ऑन हिज पर्सनल लाइफ, अर्थात उन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में इंटरव्यू, यानी क्या रहेंगे, अम्बर्टो इको ऑलवेज गिव इंटरव्यूज दोज पर्सनल लाइफ, ठीक है। एज ए फॉर्म ऑफ इंक्लूजन एंड इंट्रैक्शन इनटू हिज प्राइवेसी, अर्थात ही नोज दैट इंटरव्यू इज नॉट गुड फॉर देयर डेली डिटेल्स, ठीक है, बिकॉज समवन who does not want to share his personal information to the public, ठीक है, he also, ठीक है, give the information, उसे भी इंफॉर्मेशन देनी होती है जो अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन को पब्लिक को नहीं शेयर करना चाहता है।
He thought jealousy often twisted his response to fit a predetermined image. However, the test suggested he was professional. He cooperated fully, वो पूर्ण रूप से cooperate भी करते हैं. Like when he detailed how he used the interstitials, the downtimes to write, so his tolerance being interviewed despite his underlying dislike of procedure. वो बताते हैं कि कई बार इंटरव्यू जब वो प्रोसेसर में लिखने का कार्य करते हैं, संडे को जब वो टाइम खाली टाइम होते हैं तो उस वक्त भी इंटरव्यू में प्रेशर कर देता है. ठीक है, तो इंटरव्यू भी उनके लिए भी अच्छा नहीं था. हालांकि तेलुगु के अम्बर्टो इको बाजन प्रोफेसर और बोलंगाना यूनिवर्सिटी इटली, ठीक है, बोलंगाना के प्रोफेसर थे. ही वाज ए एजेस्ट नॉवलिस्ट, पोएटिस्ट एंड किड्स स्टोरी मेकर्स. ठीक है, ही हिज मोस्ट फेमस नोवेल वाज क्या हुआ, द नेम ऑफ द रोज. आप अगर टॉपिक में जाइएगा तो हमारे पास सप्लीमेंट यहाँ पे हमने प्ले लिस्ट बना रखा है, वहाँ पे क्लास 12 पूरा रीडर पोर्शन पड़ा हुआ है, 19 वीडियो है उसमें. तो उसमें आप चैप्टर एक बार जरूर देख लीजिए. हमने आपको बहुत बढ़िया से इंटरव्यू टॉपिक समझाया हुआ है और यही सारे क्वेश्चन आंसर ही हैं. आप किसी पे अगर आप यूट्यूब से पढ़ते भी हो तो यूट्यूब में आपको केवल स्टोरी मिलाएगी, कोई भी आंसर नहीं देगा. मैंने आपके लिए सारे आंसर क्वेश्चन आंसर बना रखे हैं. ठीक है, तो प्ले लिस्ट में जाकर आप देखिए क्लास 12 रीडर बुक में पोर्शन में आपको सारे क्वेश्चन आंसर मिल जाएंगे विद हिंदी के. तो यही इन्होंने बताया था. ठीक है, अगर बाई चांस आपको ये क्वेश्चन आता है 7 नंबर में तो ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो आप ये वाला क्वेश्चन कर दीजिएगा. हुआ सुब्बू, तो कोटामंगलम सुब्बू क्या था, ये किसके लिए पर्सन पैकेट स्टोरी से लिया गया है. कोटामंगलम सुब्बू कौन थे, तो कोटामंगलम सुब्बू जो थे एक ब्राह्मण थे, दूसरी बात राइट हैंड ऑफ द बॉस थे. बॉस का नाम एस.एस. वासन था और ये जो है बहुत ड्रामाटिस्ट भी थे, आर्टिस्ट भी थे, ये पोइट भी थे. ठीक है, और उसके बाद में जब कभी भी बॉस कहीं बाहर घूमने जाते थे तो उनकी अनुपस्थिति में यही सारी देखरेख करते थे, जो यही थे कोटामंगलम सुब्बू. ठीक है, तो कोटामंगलम सुब्बू वाज द नंबर 2 एट जेमिनी स्टूडियो. जो जेमिनी स्टूडियो पोएट्री एंड पेंटोर में था उसमें नंबर 2 स्थान पर थे. ठीक है, ही वाज ए ब्राह्मण एंड टेलर मेड फॉर फिल्म. सो फिल्म के लिए टेलर वही बनाया करते थे, टेलर वही बनाते थे. He had the quality to handle each and every situation in any case. उसके पास एक ऐसा गुण था, he had the quality to handle each and every situation in any case. किसी प्रकार केस की हर सिचुएशन को हैंडल करने की उसकी क्वालिटी थी. He was the right hand of the boss S.S. Watson. ठीक है, इन द absence ऑफ बॉस, जब भी बॉस नहीं हुआ करते थे, he used to manage all things. तो हर चीजें वही मैनेज करते थे. He always used to guide other in their work. लोगों को उनके वर्क में जो है गाइड करते थे. He was a very cheerful person and good manners person थे. He used to help everybody by giving them shelter, food and money. लोगों की मदद कर देते थे, फूड देते थे, शेल्टर देते थे, मनी देते थे. इस तरीके से वो लोगों की मदद कर दिया करते थे. बहुत बढ़िया करते थे कोटामंगलम सुब्बू. ये क्वेश्चन हमारे पास 7 नंबर का दिया. तो उम्मीद है आप अगर दोबारा क्वेश्चन नंबर को वाला नहीं कर पाए तो कोटामंगलम सुब्बू से कर देगा. अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखिएगा, ये हमारे सब चैप्टर 5 से ऊपर ही क्वेश्चन आए हैं. तो ऐसे अवस्था में क्या होगा कि आपको सेकेंड पेपर बढ़िया से पढ़ना पड़ेगा. यहाँ भी ये जो चलो पार्ट 2 का मिल गया, ये पार्ट 4 का मिल गया, ऐसे अवस्था में पार्ट 5 का भी मिल गया. कुल मिला के ये है कि आपको पढ़ना टोटल पड़ेंगे सारे टॉपिक. प्रोज के 8 चैप्टर है, सप्लीमेंट्री 6 है और उसके बाद पोएम के जो है कितने 5 हैं. इनको बढ़िया से इनको तैयार करिएगा. उसके बाद में आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके आप सारे क्वेश्चन आंसर भी पढ़ सकते हो. वहाँ पे मैंने सब समझाया गया है. उसके बाद आएगा हमारे पास एक पोएम आएगी. पोएम से आपको स्टेंजा पढ़ना है, स्टेंजा के क्वेश्चन आंसर करने होंगे. ये भी हमारे प्रत्येक 2-2 नंबर का एक क्वेश्चन होगा. ठीक है, तो इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट है. किसके लिए है, एक कीपिंग क्वाइट का है. ये पोएम हमारी कौन सी कीपिंग क्वाइट है. पोएम पढ़ेंगे, पोएम के बाद उसके आंसर करेंगे. ठीक है, इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट. एक्सोटिक माने अनोखा होता है, बहुत ही अनोखा क्षण होगा. ये बताते हैं कीपिंग क्वाइट में कि हम 12 तक गिनेंगे, उसके बाद सब शांत हो जाएंगे. तो ये बहुत ही अनोखा क्षण होगा. विदाउट रस, क्योंकि कोई भागदौड़ नहीं हो रही होगी. विदाउट इंजन्स, कोई भी यंत्र नहीं चल रहा होगा. वी वुड ऑल बी टुगेदर. उस दिन हम सभी एक साथ खड़े होंगे. इन ए सडन स्ट्रेंजर, एक अजीब विचित्रता के साथ. फिशरमैन इन द कोल्ड सी, जो ठंडे समुद्र में मछुआरे वुड नॉट हार्म अस, मछलियों को हानि नहीं पहुंचाएंगे. इन द मैन गदन शॉट, जो आदमी नमक इकट्ठा करते थे रेगिस्तान राजस्थान वगैरह, वहाँ पे सावर झील है, वहाँ पे बहुत सारा नमक इकट्ठा होता है, नमक की खेती होती है. तो नमक के रूप में हाथ उनके कट जाते हैं. तो वो भी अपने घायल हाथों को वुड लुक एट हिज हार्ट हैंड्स, वो अपने घायल हाथों को देख रहे होंगे. तो क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है पहला, व्हाई वुड वी इट बी एन एक्सोटिक मोमेंट स्ट्रेंजर्स, सडन स्ट्रेंजर्स. ठीक है, तो सडन स्ट्रेंजर्स का आपको आंसर मिल गया, ये वाला हो गया. ठीक है, तो एक्सोटिक मोमेंट कब होगा, तो कीपिंग क्वाइट एंड ऑल द कीप क्वाइट विल बी एक एक्सोटिक मोमेंट. ठीक है, तो क्या होगा, काउंट, क्या होगा, काउंट
to 12, यानी 12 तक गिनना। एंड all would be keep quiet, या एंड कीपिंग क्वाइट बना दो। काउंट टू 12 एंड कीपिंग क्वाइट, और शांत हो जाना। 12 तक गिनना एंड कीपिंग क्वाइट। would be an exotic moment, यानी 12 तक गिनना और बिल्कुल शांत हो जाना, एक्जोटिक मोमेंट होगा। ठीक है, उसके बाद वी वुड ऑल बी इन ए सडन स्ट्रेंज। ठीक है, बस यही इतना ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। एक्जोटिक मोमेंट, ठीक है, एक्जोटिक मोमेंट हो जाएगा। अगला, व्हाट इज द पोएट ट्राइंग टू इंडिकेट बाय विदाउट रस विदाउट इंजन। तो विदाउट रस और विदाउट इंजन से पोएट जो है क्या इंडिकेट करना चाहता है? तो वो इंडिकेट ये करना चाहता है नो वन वुड रनिंग है, तो कोई भी दौड़ नहीं रहा होगा और कोई भी इंजन नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो ये बोल रहा है क्या देखेंगे, इन दिस मोमेंट नो वन, ठीक है, नो वन वुड रन अवे, कोई भी भाग नहीं रहा होगा, रन अवे, एंड नो engines would be running away, कोई भी इंजन नहीं दौड़ रहा होगा, कोई भी आदमी नहीं चल रहा होगा। तो ये इनका अर्थ था। ठीक है, यानी ऑल बी कीप रनिंग, एवरीथिंग वाज साइलेंट, यानी एवरीथिंग वाज स्टॉप्ड। इतना ही था, कोई काफी है इसके लिए। ठीक है, हाउ वुड कीपिंग क्वाइट बी हेल्पफुल फॉर आवर एनवायरनमेंट, हमारे पर्यावरण के लिए किस बार आवश्यक हो सकता है? क्योंकि नो मैन वुड हार्म एनी क्रीचर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, सो it would be helpful, क्योंकि उस वक्त कोई भी आदमी जो है हमारे पर्यावरण में जो है किसी भी क्रीचर को हानि नहीं पहुंचाएगा, और इसीलिए ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो इसके सारे आंसर हो जाएंगे। अच्छा, इसमें सारे आंसर आपको यहाँ नहीं पाओगे, ये मत ध्यान देना कि आप लोग सारे आंसर इसी में मिल जाएंगे। स्टेज में कई सारे आंसर आपको अपने पास से भी बनाने पड़ते हैं। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान रखिएगा, इसको बढ़िया समझ के चलना, जैसे हमने बताया हुए वैसे आप इसको वहाँ पे पेपर में लिखिएगा। पहले स्टोरी आप ध्यान समझिएगा। अगर आपको स्टोरी नहीं आती तो मैंने वहाँ पे सारे क्वेश्चन आंसर मैंने वहाँ पे भी किए हुए हैं। आप हमारी प्लेलिस्ट पे जाइएगा, वहाँ पे आप देखिएगा मैंने पोएम के एक एक करके सारे क्वेश्चन आंसर किए हुए हैं। हर क्वेश्चन आंसर में आप देख सकते हैं, आंसर भी किया हुआ है, क्वेश्चन भी है, बेहतर तैयार किया हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12, बस 3 ही बचे हुए हैं, ज़्यादा नहीं बचा है, ज़्यादा 20 मिनट का काम है, जल्दी से खत्म करते हैं इसको। और बाद बाकी है, और वो धन्यवाद कि आप लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अभी भी। तो देखिए क्या है क्वेश्चन हमारे पास। अगला आएगा सेंट्रल आइडिया, ये 4 नंबर का आएगा। हालांकि आपके 3 सेंट्रल आइडिया पूछे जाते हैं। ये थिंक ऑफ ब्यूटी पूछा गया है, रोड साइड स्टैंड पूछा गया है, एंड जेनिफर स्ट्राइकर पूछा गया है। लास्ट वाले 2 जरूर पूछे गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको लिखना केवल एक ही है, तो आप कोई भी, या तो आप शुरू के 3 याद कर लीजिए या आप लास्ट के 3 याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, सारे याद करने की आवश्यकता, 5 याद करने की आवश्यकता नहीं है, 5 ही सेंट्रल आइडिया है। तो देखिए हम पहले थिंक ऑफ ब्यूटी आपको बताते हैं। हमने यहाँ पे सारे सेंट्रल आइडिया लिख रखा है, अभी लिख के स्क्रीनशॉट ले लेना या यही कॉपी पर नोट कर लेना, आप बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखो थिंक ऑफ ब्यूटी, सुंदरता। सुंदरता क्या है इसका सेंट्रल आइडिया ऑफ थिंक ऑफ पोएम। The central idea of the poem is that the beauty is always present in the world. संसार में ब्यूटी हमेशा उपस्थित रहती है, सुंदरता जो है हमेशा संसार में उपस्थित रहती है। And the people should cherish it, और लोगों को ये अच्छी लगती है, people should like it. I think the beauty is always present in the world and people would like it. ठीक है, उस बाद it can be found in many things such as, अब कई चीज़ों में पाई जा सकती है, कोई जरूरी नहीं है कि एक ही चीज़ सुंदर हो, कई चीज़ों में सच है, नेचर, रिवर्स, लैक्स, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड एनिमल्स सभी में पाई जा सकती है।
दूसरी बात, इट डिलीवर्स द मैसेज अबाउट द प्रेजेंस ऑफ थिंग्स ऑफ ब्यूटी इन द वर्ल्ड। अर्थात ये पोएम जो होती है, दिस सेंट्रल आइडिया या दिस पोएम डिलीवर्स द मैसेज दैट द ब्यूटी इज प्रेजेंट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। दूसरी बात, इट हेल्प्स अस ए सोर्स ऑफ होप, और ये हमारे लिए एक आशा उत्पन्न करती है, आशा का स्रोत के लिए काम करती है। बस ये आपको सेंट्रल आइडिया समझ लीजिएगा। वैसे याद भी कर सकते हो, मैंने सलमान साहब ने लिखा है, उन्हें तो बना के लिख लीजिएगा, ठीक है। दूसरा सेंट्रल आइडिया देखिए, स्क्रीनशॉट लो इसका, फिर दूसरा वाला आपको बताते हैं। 4 नंबर में आएगा, आपको लिखना एक ही नहीं, मैं बताऊंगा आपको तीनों, ठीक है। तो रोड साइड स्टैंड में सब बहुत छोटे छोटे सेंट्रल आइडिया बना रखे हैं और बहुत सरल भाषा में आप आराम से इनको याद कर सकते हो। द रोड साइड स्टैंड का क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ द रोड साइड स्टैंड में कहानी क्या थी। रोड साइड स्टैंड में बताते हैं कि एक चौराहे पे, मोड़ पे एक स्टॉल लगा हुआ है गरीब आदमी का, और लोग वहाँ आते हैं, वहाँ से गुजरते रहते हैं, कोई भी उसकी वस्तुएं खरीदता नहीं है। लोग रुकते हैं, अपनी गाड़ी रोकते हैं, उसे लगता है कुछ खरीदेंगे सब्जी वगैरह, लेकिन वो खरीदते नहीं है। वो क्या करते हैं, वो अपनी गाड़ी लेकर के फिर निकल जाते हैं, उससे रास्ता पूछते हैं या पूछते हैं भैया डीजल मिलेगा क्या। तो ये सब चीज़ वो खिसिया जाता है, मुझे डीजल मांग रहे हो, मेरे पास डीजल कहाँ है, मैं सब्जी बेच रहा हूँ। तो ऐसी अवस्था में यानी अगर आप पोएम ध्यान से देखिएगा, हमारे प्लेलिस्ट पर आप जरूर जाइएगा, वहाँ पे आप पढ़िएगा। मैंने आपको बहुत बढ़िया से चित्र के माध्यम से समझाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर केवल जल्दी पेपर कर रहा हूँ कंप्लीट। तो देखो रोड साइड स्टैंड में क्या है, द सेंट्रल आइडिया ऑफ दिस पोएम इज दैट फर्स्ट ask people to help the individual who works day and night। तब उन लोगों के बारे में बताते हैं। फर्स्ट रॉबर्ट फ्रॉस्ट जी जो है वो ये कहते हैं कि जो लोग दिन और रात काम करते हैं, they do not get anything in the return, उन्हें कुछ भी उसके बदले नहीं मिलता है। In this central idea, क्या लिखेगा, in this poem, the Robert Frost wants to tell us that the poor people always work day and night, but they did not get anything about this return, ठीक है। He tells readers how it is tormenting and distressing to see the deprived people। अर्थात इन लोगों के लिए बहुत ही, वो चाहते हैं कि यात्रा होती है, बड़ी परेशानी होती है। He wants to tell the readers that everyone should help those people टू बाइंग थिंग्स, ठीक है। वस्तु खरीदने में हर व्यक्ति को उनकी मदद करनी चाहिए। जैसे आप कभी भी अगर कोई विकलांग व्यक्ति को देख लो, वो कुछ बेच रहा है, तो उसकी चीज़ आप जरूर करिए, भले ही दूर पे ज़्यादा है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि उसे भीख ना मांगना, उसके वजह से मेहनत करना ज़्यादा स्वीकार किया है, ठीक है। तो हमेशा उसकी मदद कीजिएगा। तो ये दूसरा सेंट्रल आइडिया। तीसरा वाले में क्या है, आंट जेनिफर टाइगर। आंटी जी बूढ़ी हो गई हैं, पैनल पर पर्दे पर उनके जो है टाइगर प्रैंक कर रहे हैं, उछल रहे हैं, लेकिन वो जो है पैडी पड़ी और वो मार रही है। तो एंड जेनिफर द सेंट्रल आइडिया ऑफ द थीम, एंड जेनिफर टाइगर की जनरल ने क्या कहती है भाई, एंड्रे रिच, इसने लिखी हुई है, एंड्रे रिच ने लिखी है, इज सो हाउ द पावर ऑफ प्योरिटी पेट्रस्टी कंट्रोल्स वुमेन्स बॉडी बट नॉट देयर माइंड्स। वे बताती है कि द पावर ऑफ सोशल कस्टम्स, ठीक है, कंट्रोल्स द वुमेन्स बॉडी बट नॉट हर ओन माइंड। उसके मस्तिष्क को नहीं कवर कर सकती है। एक सामाजिक प्रथाएं जो होती हैं, सोशल कस्टम्स जो होती हैं, उसकी बॉडी को नियंत्रित कर सकती है। द पोएम मेक दिस अ पॉइंट बाय प्रेजेंटिंग द वाइल्ड एक्सोटिक एंड पावरफुल टाइगर। सो ये पोएम इस बात में प्रतीक है, ये क्या बताती है कि बाय प्रेजेंटिंग वाइल्ड, जंगली, एक्सोटिक, अनोखी और पावरफुल टाइगर्स के बारे में, एम्बॉर्डर्ड बाय आंट जेनिफर, जिन्हें आंट जेनिफर ने स्वयं एम्बॉर्डर किया हुआ है। द कंट्रास्टिंग देम विद आंट जेनिफर सेल्फ, जो आंट जेनिफर का लगातार समानता कर रहे हैं, आंट जेनिफर की उससे समानता की जा रही है, ठीक है। तो ये सेंट्रल आइडिया स्क्रीनशॉट लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 बार आते हैं, बस कंप्लीट है। 11 और 12 केवल 2 ही क्वेश्चन बचे, खत्म कर रहे इसको जल्दी। स्क्रीनशॉट लीजिएगा, याद करनी है आपको, याद कर लीजिए तो समझ लीजिए, तब भी आपको हो जाएगा। यहाँ से नहीं याद हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाना, वहाँ पे मैंने बेहतर समझाए हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, ये सप्लीमेंट्री से क्वेश्चन आएंगे, 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, 2 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, 1 लॉन्ग क्वेश्चन होगा, ठीक है। मैंने सारे क्वेश्चन कंप्लीट किया, देखिएगा इसको। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, 40 वर्ड्स में देना है। क्या है, व्हाट अनयूजुअल इंसिडेंट हैपेंड एट द टाइम ऑफ प्रिंस बार्थ। राजकुमार के जन्म के समय क्या घटित हुआ था। तो क्या घटित हुआ था, राजकुमार प्रिंस का जब जन्म हुआ, जब वो 10 दिन का था, तो ज्योतिषी ने बताया कि राजकुमार महान योद्धाओं में योद्धा होगा, नायकों में नायक होगा, लेकिन हाँ एक दिन राजकुमार को मारना होगा। ऐसे में एकदम छोटा बच्चा, 10 दिन का बच्चा बड़ी तेज क्लियर आवाज में बोलता है कि मरना होगा, ये तो सभी को मरना है, लेकिन अगर आप उसका कारण बता दें तो आप बढ़िया ज्योतिषी है, नहीं तो ऐसे तो कोई भी कह सकता है मारना होगा। तो जब उसकी आवाज़ सुनते लोग एकदम आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो यही इसके लिए मोस्ट पावरफुल बन जाता है, ठीक है। तो व्हेन द टाइगर, ये इन्होंने बताया वो कौन सी घटना घटित हुई थी, तो क्या हुई थी, व्हेन द टाइगर किंग वाज ओनली 10 डेज, जब टाइगर किंग केवल 10 दिन का था, तो क्या होता है,
रॉयल एस्ट्रोलॉजर्स प्रेडिक्टर, रॉयल एस्ट्रोलॉजर ने प्रेडिक्ट की थी, भविष्यवाणी की थी दैट वन डे दैट ही वुड हैव टू डाई, एक दिन उसको माना होगा, ठीक है। एट दिस टाइम द इन्फेंट आस्क्ड, तो इसी बात पर इन्फेंट जो था छोटा बच्चा था उसने कहा टू टेल मैनर्स ऑफ हिज डेथ, उसकी मृत्यु का कारण बताया जाए। ऑल वर सरप्राइज टू हियर द इन्फेंट स्पीकिंग सो क्लियरली, और सब इसलिए आश्चर्यचकित हो गए कि वो इन्फेंट इतना स्पष्ट बोल रहा था, दिस वाज द वाइकल, और यही एक कारण था, ठीक है। तो ये घटना घटित हुई थी क्या कि वो 10 दिन का था जब थे एस्ट्रोलॉजर ने कहा, प्रेडिक्टेड किया कि बच्चे माना होगा। तो छोटा सा इन्फेंट कहता है कि तो इसका अगर उसका मैनर आप बताइए तो बेहतर है, मानना तो सभी को होगा, ठीक है। तो इसकी आवाज़ को समझ में एक चमत्कार था। अगर वाट बात गोंडवाना लैंड, तो मैंने आपको बताया था अंटार्कटिका, अगर आप जाते हैं नीचे आप अंटार्कटिका सप्लीमेंट्री चैप्टर 3 में जाते हैं तो वहाँ पे आपको इसका उन्हें बढ़िया समझाया हुआ है, आप देख लेना एक बार प्ले लिस्ट में, ठीक है। तो गोंडवाना लैंड किसी समय एक बहुत ग्रीनलैंड, गोंडवाना लैंड, रूस, ये सारे मिक्सअप थे। ऑस्ट्रेलिया, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत सारी हलचलें हुई, बीच में हिमालय पर्वत बन गया और धीरे धीरे सब टूट करके अलग हो गया। आज जो अंटार्कटिका है वो गोंडवाना लैंड का सेंटर बन गया। तो यही हमारा आंसर है, गोंडवाना लैंड उसमें क्या था, उसके साथ उसके बाद क्या क्या घटित हुआ था। तो देखिए अगर आप ये वाला क्वेश्चन का बात तो देखिए कर दीजिएगा। तो गोंडवाना लैंड इज ए ह्यूज लैंड मास, एक बहुत विशाल लैंड मास था, ये सुपर कॉन्टिनेंट था, अनडिवाइडेड अर्थ, किसी समय ह्यूज कॉन्टिनेंट था और अनडिवाइडेड अर्थ थी, लेकिन विच एक्सटेंडेड मिलियन ईयर्स से, वो ये बहुत मिलियन ईयर्स से लोगों की कहानी थी। गोंडवाना वाज सेंटर्ड रफली अराउंड प्रेजेंट डेज, आज इन प्रेजेंट डेज गोंडवाना वाज सेंटर्ड इन द अंटार्कटिका, अंटार्कटिका में स्थित है। इट हैड नो ह्यूमन लाइफ बट एंड ओनली फ्लोरा एंड फौना, वहाँ पे केवल फ्लोरा और फौना, जीव जंतु और वनस्पतियाँ ही पाई जाती है, इसके अलावा कोई भी आदमी अभी भी गोंडवाना लैंड पर नहीं रहता, अंटार्कटिका में नहीं रहता है, ठीक है। तो इसका भी आंसर बहुत ईजी, आप बढ़िया समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिएगा, या तो भी दो में से एक करिएगा, अगर एक करिएगा और एक इन दो में से करिएगा, ठीक है। तो देखिएगा अगला क्वेश्चन हमारा 4 नंबर के आने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है व्हाई डिड सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर। तो सदाव थे एक डॉक्टर थे और उनका मानना था कि डॉक्टर का कर्तव्य एक देश सेवा के बजाय एक अपना धर्म निभाना ज़्यादा होता है। भले आपका सबसे बड़ा दुश्मन है, लेकिन अगर वो अच्छा है तो उसकी मदद करना आपके लिए कर्तव्य बन जाता है, आपको उसकी मदद करनी। तो देखिए जरा क्या है कि व्हाई डिड सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर, अमेरिकन सोल्जर क्यों उन्होंने मदद की थी, क्योंकि वो जानते थे कि कर्तव्य हमारा देश सेवा से बढ़कर के है। तो डॉक्टर सदाव हेल्प द अमेरिकन सोल्जर बिकॉज डिस्पाइट हिज लॉयल्टी एज ए जापानी, जापान के प्रति उनकी वफादारी के बावजूद ही वाज द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट ए डॉक्टर एंड सर्जन। कैसे लिखेंगे, ही वाज ए सिटीजन ऑफ जापानीज बट बिफोर इट ही वाज ए सर्जन एंड साइंटिस्ट, ठीक है। दूसरी बात, हिज इनग्रेंड प्रोफेशनल एथिस्ट, नीति क्या कहती थी, कंपेयर्ड हिम टू सेव द लाइफ व्हेन ए वाउंडेड पर्सन वाज इन फ्रंट ऑफ हिम, अर्थात उनकी लॉयल्टी ये कहती, उनका मैन कर्तव्य ये कहता, एथिस्ट ये कहती थी कि अगर कोई घायल व्यक्ति है तो सबसे पहले उसकी मदद की जाए, वहाँ पे आपका वो दुश्मन नहीं होगा, एक घायल व्यक्ति होगा, ठीक है। तो इसीलिए ओवर राइडिंग हिज नेशनल प्रोड्यूसर, तो उन्होंने अपने राष्ट्र के लिए छोड़ करके उन्होंने उसकी मदद पहले की थी, ठीक है। तो ये आंसर आप बना के लिख दीजिएगा। तो उन्होंने ये माना था कि उनका जो बिजनेस है, उनका प्रोफेशन है, प्रोफेशन के अनुसार एक घायल व्यक्ति सबसे पहले, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास, या तो आप ये करिएगा, अगर ये नहीं आता तो ये वाला कर दीजिएगा। हाउ इज डेरीज आइडिया ऑफ फ्रेंड डिफरेंट फ्रॉम द अदर मिस्टर लैम्स, मिस्टर लैम्प की तुलना में डेरी का आइडिया क्या था, भिन्न था। तो डेरी ये मानता था कि उसका मित्र वही व्यक्ति हो सकता है या तो उसका एक तरफ का चेहरा जला हो या वो उनकी तरह विकलांग हो। अब जब मिस्टर लैम्प मानते थे कि हर व्यक्ति उसका मित्र हो सकता है, इससे क्या मतलब है, हमारी खासियत अलग है, आपकी खासियत अलग है, मित्र तो हम लोग हो सकते हैं, तो इनका आपस में कंट्राडिक्शन था, ठीक है, दोनों अपोजिट थे। तो देखिएगा कि डेरीज आइडिया एज ए फ्रेंड समवन हु लुक्स सिमिलर, या तो उनके समान दिखाई दे रहा हो और सिंपैथाइज विद हिज आइसोलेशन, या उनके समान बिल्कुल सहानुभूति रखने वाला हो, इन ब्लड फेसेज या उसका मुंह जला हुआ हो, ऐसा व्यक्ति डेरी समान मानते हैं। डेरीज आइडिया ऑफ ए फ्रेंड सच दैट इज सिमिलर और लुक्स एज सिमिलर ऑफ हिम और सिंपैथी विद हिम और हिज वन साइड ऑफ हिज फेस वाज ब्लैंक, ठीक है। बट मिस्टर लैम्स आइडिया फॉर बॉर्डर, उनका आइडिया बहुत ही बॉर्डर था, विस्तृत था। कैसे, ही सीज एवरीवन
ये मीट्स एज ए फ्रेंड, वो चाहते हैं, वो जानते थे कि जो व्यक्ति उनको मिले वो हर व्यक्ति उनका मित्र हो सकता है। ही बिलीव्स दैट फ्रेंडशिप इज अबाउट ओपननेस एंड कनेक्शन। से ओपननेस होता है, खुला रहस्य होता है, कनेक्शन होता है, नॉट शेयर विश्वास ऑन लक्ष्य, ना ही ये तुम्हारे लुक्स पर निर्भर करता है, ना ही तुम्हारे दुर्भाग्य पर निर्भर करता है। ये केवल एक ओपननेस होता है, एक कनेक्शन होता है, ठीक है। तो इनके अपोजिट आइडिया थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बढ़िया से समझ के चलिएगा। अगला लास्ट क्वेश्चन हमारा है 7 नंबर का, ये सप्लीमेंट्री का क्वेश्चन है। बामासा के लिए है, या तो ये वाला करिए या इसका अथवा आएगा वो करिएगा, ठीक है। तो हु इज बामा, हाउ डज बामासा, ये हमारा लास्ट सप्लीमेंट्री का लास्ट चैप्टर है। 2 स्टोरीज अबाउट मामास, ठीक है। वहाँ पे 2 स्टोरी दी गई है माई मेमोरीज में, ठीक है। वहाँ पे एक मामासा की कहानी, एक जटकालासा की कहानी। तो मामासा से क्वेश्चन आया है, हाउ डज मामा एक्सपीरियंस डिस्क्रिमिनेशन इन हर चाइल्डहुड, अपने बचपन में उसने क्या एक्सपीरियंस, क्या अनुभव किया। तो मामा जो थी एक तमिल दलित राइटर थी, मामा इज ए तमिल दलित राइटर थी। हुज ऑटोबायोग्राफी कुरकू, उनकी ऑटोबायोग्राफी क्या थी, कुरकू थी, और किकोनकस इतिहास था। द एक्सपीरियंस ऑफ हर कम्युनिटी इन हर चाइल्डहुड मामा एक्सपीरियंस, मामा जो थी वो अनटचेबल की एक्सपीरियंस थी। मामा जो छोटी लड़की थी उसने एक बार देखा कि एक बूढ़ा आदमी कुछ खाने की सामग्री ऐसे रस्सी में बांध के लाया, और एक जमींदार व्यक्ति सामने कुर्सी में, छोटा उससे कम उम्र का व्यक्ति सामने बैठा है, उसको उससे पकड़ा लिया, उसके सामने उससे सर झुकाया और वापस लौट गया। तो इसे बहुत बुरा लगा, इसलिए लगा कि एक बूढ़ा आदमी, उसको भोजन की ज़्यादा आवश्यकता है, बेचारा कमजोर भी है, और वो बूढ़ा होकर के वो उसको क्यों सर झुका रहा है, सर उसे झुकाना चाहिए। तो अनटचेबल पर बिलोंग की थी, उन्होंने अनटचेबल बहुत सारी बुक्स भी लिखी थी, उन्हीं के बुक से उठाया गया है। In her childhood, Mama experienced untouchability and caste-based discrimination. अर्थात भेदभाव को उन्होंने महसूस किया। The most significant incident was watching an elder of her community carrying a packet. सबसे most महत्वपूर्ण घटना ये थी, उन्होंने एक आदमी को elder man carrying a packet from the क्या हुआ ऑफ फूड बाय स्ट्रिंग, एक धागे से बना हुआ फूड का पैकेट ले जाते हुए देखा, विदाउट टचिंग पैकेज itself टू प्रिवेंट द लैंडलॉर्ड फ्रॉम द बीइंग पोल्यूटेड बाय हिज टच, क्योंकि लैंडलॉर्ड के सामने पहुंचा तो उसका मतलब ये था कि अगर छू लेता तो वो पोल्यूटेड हो जाता, ठीक है। हर ब्रदर लेटर, उसके बाद में उसके भाई ने भी उसको बताया, एक्सप्लेन दैट हिम दिस ह्यूमैनिटी जो होता है मानवता के बाद ड्यू टू दे आर बीइंग बोर्न इनटू ए लो कास्ट, हम लोग लो कास्ट से बिलोंग करते हैं और इसीलिए हम लोग किसी को टच नहीं कर सकते हैं। Which believed her anger and resolve fight the system through education, और इसीलिए उसने जो था उसके अंदर गुस्सा आ गई उसको, और उसने इस संस्था से लड़ने का निर्णय कर लिया, ठीक है। तो ये हमारा इसका आंसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको बढ़िया से स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। ये तमिल राइटर थी, ये जो है इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। फिर हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगर आपको ये आता है ठीक है, अगर ये नहीं आता है तो हम दूसरा क्वेश्चन कर लेंगे, सेम लेवल का होता है, ठीक है। व्हाट इज फिजिकल डिसेबल्ड मिस्टर लैम्ब, लोग मिस्टर लैम्ब और डेयरी के बारे में चैप्टर 5 पे आ गया ऑन द फेस ऑफ इट। तो लास्ट वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होती है, ध्यान से समझ के चलिएगा, ठीक है। व्हाट फिजिकल डिसेबल्ड टू मिस्टर लैम्ब एंड डेयरी सफर्स फ्रॉम, दोनों फिजिकल लेबर थे। तो मिस्टर लैम्ब का एक पैर मेड ऑफ टिन का था, हिज वन लेग वाज मेड ऑफ टिन बिकॉज हिज लेग वाज ब्लोन ऑफ इन द वॉर, ठीक है, हो गई थी। दूसरी बात डेयरी का, डेयरी द फेस वन साइड ऑफ द फेस ऑफ डेयरी बट ब्रंट बाई एसिड से जरा हुआ था, ठीक है। आई डू नॉट गो बैक देयर, वो कहते मैं वापस नहीं जाऊंगा। आई शैल गो बैक एनीवेयर इन द वर्ल्ड अगेन, वो कहते मैं संसार में दोबारा कहीं भी नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं रह सका? क्योंकि उसे लगता था कि हर व्यक्ति उसको जो है बुरा मानता है। मिस्टर लैम्ब सफर्स फ्रॉम ए फिजिकल डिसेबिलिटी थी, ही लॉस्ट हिज लेग्स इन द वॉर एंड नाउ वियर्स 8 लेग्स, ठीक है। दूसरी बात डेयरी सफर्स फ्रॉम ए डिसफिगरमेंट ऑन हिज फेस, वन साइड ऑफ हिज फेस वाज बर्न्ट सेवरली बर्न्ट बाय एक्सीडेंट, ठीक है। तो एक्सीडेंट के दौरान एसिडेटिक में उसका एक तरफ का चेहरा जल गया था, ठीक है। दूसरी बात डेयरी का मानना क्या था, बाय सेइंग इफ आई डोंट गो बैक there I shall go anywhere in the world. Again, Derry means that the conversation with Mr. Lamb had provided him a new positive perspective and courage to live. अर्थात उसको जो था सेल्फ हैटर्ड व्यक्ति बना दिया था, फियर ऑफ पीपल्स, लोगों के बैग को जो है अलग कर दिया था मिस्टर लैम्ब ने। इसीलिए उन्होंने कहा मैं दोबारा वहाँ नहीं जाऊँगा, मैं संसार को, उस संसार को छोड़ दूंगा जिस संसार से मैं डर रहा था, उस संसार को छोड़ दूँ, अब मैं स्वतंत्र होकर जीऊँगा, ठीक है। इफ ही मिसेज दिस
Charged to pursue the connection with Mr. Lam and act on his new understanding, he believes that he will react. हालांकि मिस्टर लैम जो है उनकी मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी वो अपने आप को हमेशा ही क्या करता है, आइसोलेटेड सेल बनाता है, नेवर गेदर द स्ट्रेंथ ऑफ द फेस सोसाइटी और लीड फुलफिल लाइफ। मिस्टर लैम प्रेजेंट्स हिज लास्ट चांस एट द ट्रांसफॉर्मेशन। अर्थात उस वक्त जो है मिस्टर लैम उसके अंतिम उसके सुधारक व्यक्ति बनते हैं और अंत में डेरी जो होता है हंकार से अपने आप पर कंट्रोल पा लेता है और वो जो है संसार में स्वतंत्र होकर जीवन यापन करता है। तो ये हमारा चैप्टर ओवर हो गया। यहाँ पे पोएम हमारी कंप्लीट जो है पूरा पेपर कंप्लीट हो गया। हमने जो है 2026 में यूपीएमएसपी साइड का जो पेपर था आपके लिए कंप्लीट कर दिया। इसको बढ़िया से आप देख लीजिएगा और इसमें से कई सारे क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको 2 से 3 बार आप देखिएगा तो रट जाएगा बढ़िया से। अगर पूरा नोट नहीं करते तब भी कोई दिक्कत नहीं। आज के लिए जो है जय हिंद। अच्छा, आपका भी टारगेट है, आपका उद्देश्य यही होना चाहिए कि जितना ज़्यादा आप शेयर कर सको और बाकी आप जय हिंद।